स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बी अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं विद आंसर के साथ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। टॉपिक को आगे समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, भारत में राज्य राजनीति विश्लेषण की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा, दैट मीन्स रिलेवेंस एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ एनालिसिस। आपको बताना है कि भारत के स्टेट के द्वारा जैसे लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाना, ऐसे ऐसी डिमांड की गई है। एंड जब भारत आजाद हुआ तो स्टार्टिंग के 30 सालों तक तो सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। तो स्टेट पॉलिटिक्स कैसा था उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे, ये हम देखेंगे अपने यूनिट फर्स्ट के अंदर। एंड जो यूनिट हमारा सेकंड है वो है राज्य पुनर्गठन और राज्यों का गठन। दैट मीन्स जो स्टेट है इनका रीऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जैसे कि लैंग्वेज के आधार पर हुआ है, तो स्टेट के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग कब हुई, ये कितना जायज है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या था, कैसे राज्य बने हैं, ये सब कुछ बताना है। आखिर ऐसे कौन कौन से कमीशन बनाई गई स्टेट को बनाने के लिए, फिर उन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद स्टेट बनाए। तो ये लंबा प्रोसीजर था, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है इस सेकंड वाले यूनिट के अंदर। एंड जो थर्ड यूनिट है वो है कृषि राजनीति, यानी कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर सुधार के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। दूसरा, किसानों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, यानी कि फार्मर्स मूवमेंट के बारे में भी आपको बताना है। और भूमि अधिग्रहण को लेकर कई सारे आवाज उठे हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा किसानों की भूमि ले ली गई, या किसी कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की भूमि ले लेते हैं, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठती है। तो किस किस टाइम पे भूमि का अधिग्रहण हुआ है ये आप सबको बताना है। लैंड एक्विजिशन एंड फार्मर्स मूवमेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना है। एंड जो फोर्थ यूनिट है वो राज्य की योजनाओं, स्टेट के द्वारा किन किन चीजों की योजनाएं बनाई गई है, रीजनल ट्रेड एक्टिविटीज क्या क्या हुआ, एंड स्टेट की इकोनॉमी में रिफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये हमारा फोर्थ यूनिट। और जो फिफ्थ यूनिट है वो है राज्यों में चुनाव राजनीति। दैट मीन्स एक स्टेट के अंदर रीजनल पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे लीडरशिप करते हैं और किन किन चीजों को लेकर वो आगे अपने स्टेट के अंदर डिमांड करते हैं जिसकी वजह से उनकी जीत होती है। ये एक स्टेट के अंदर जो पॉलिटिक्स होता है ये पूरा सिलेबस उसी पे बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करने वाले, इस पूरे सिलेबस में से एक एक क्वेश्चन लेंगे और विद आंसर के साथ समझ डालेंगे, जिससे कि ये पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में चुनावी राजनीति के अध्ययन के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट्स। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें बताना है। सबसे पहले भारत के अलग अलग स्टेट यानी डिफरेंट जो स्टेट्स है, उन स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन होता है, तो स्टेट के अंदर इलेक्शन कैसे होता है, स्टेट में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, आखिर इनका क्या रोल होता है। तो पहले तो आपको यही बताना है। दूसरे पोर्शन में आपको बताना है कि स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए 3 स्टेजेस बताए गए हैं। अब वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो दोनों चीजें बताना है आपको इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि स्टेट पॉलिटिक्स को समझने के लिए भारत के अंदर कई सारे ऐसे पॉलिटिकल रिसर्चर हुए जो राजनीति के बारे में स्टडी करते हैं अलग अलग एरियाज में जाके, अलग अलग स्टेट के अंदर जाके। अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो भारत के अंदर फेडरलिज्म है, यानी कि संघवाद है। भारत एक संघीय देश है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दैट मींस भारत एक राज्यों का संघ होगा और भारत सभी संघों को मिलाकर बना होगा। दैट मींस भारत के अंदर जो अलग अलग स्टेट है उनकी भी गवर्नमेंट होगी और पूरे भारत के लिए भी एक गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघीय देश है। और संघीय देश या फेडरल कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जहां पे सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार हो, जैसे आज मोदी सरकार पूरे देश की गवर्नमेंट हो गई, एंड इसके नीचे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे कि राज्य सरकार, जो कि डिफरेंट स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर अलग, बिहार में अलग, झारखंड में अलग, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब जगह पे अलग अलग स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेट को संभालते हैं अपने उस स्टेट को। एंड इसके नीचे भी होते हैं गवर्नमेंट लोकल लेवल पे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश की गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है ये पर्टिकुलर उस स्टेट को ही संभालती है। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अब यूपी में तो जाएगा ही नहीं भाई, वो दिल्ली का ही कामकाज देखेगा। इसलिए हुआ क्या, जब भारत को आजादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, तो भारत के अंदर जितने भी पॉलिटिकल रिसर्चर हुए या पॉलिटिकल स्कॉलर्स हुए, उन सभी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टडी पर ज्यादा फोकस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा रूल करती है, आखिर इसके काम करने का तरीका क्या है। यानी कि मेन फोकस था सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पे, जो पूरे देश की सरकार है। जैसे आज मोदी सरकार है, इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार थी और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, क्योंकि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही थे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्टेट गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंस है ये बढ़ता चला गया। इसलिए कई सारे रिसर्चर है जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों के अंदर जो रीजनल पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर है, अब पंजाब के अंदर भी आ गई, वहां पे सरकार बन गई है। तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में निकल के आई थी, जिसकी सरकार सिर्फ एक ही स्टेट में थी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, यानी कि रीजनल
पॉलिटिकल पार्टी थी, अब तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। ऐसे ही आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। अब ये सब क्या है? ये सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब रीजनल का मतलब क्या होता है? ये अपने ही रीजन, अपने ही स्टेट के अंदर इनका बहुत ज्यादा दबदबा होता है। अगर आप साउथ के अंदर डीएमके को देखोगे, आप द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, उनका बहुत बड़ा ही प्रभाव है अपने स्टेट के अंदर, उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता वहां पे। और अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस या बीजेपी को अगर किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनानी होती है, और जहां पे उस स्टेट में अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ज्यादा है, तो उस स्टेट की रीजनल पार्टी से इनको गठबंधन अलियंस बनाना पड़ता है। और जैसे बिहार के अंदर बीजेपी ने जेडीयू से अपना गठबंधन बना रखा था। यानी कि जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा बढ़ता है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ अपना गठबंधन बना लेते हैं, उनको अपने पार्टी में जोड़ कर चलते हैं, ताकि उस स्टेट के अंदर जहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वहां पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को भी फायदा मिले। क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एक स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो रही है अपने स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि कई सारे पॉलिटिकल रिसर्चर हैं जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर स्टडी किया है। भारत में जो इलेक्शन होता है, उन इलेक्शनों में स्टार्टिंग से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, स्टेट के ऊपर इतना स्टडी नहीं किया जाता था। बट अब नेशनल के अलावा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो स्टेट्स वगैरह हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ये कैसी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, जनता के मुद्दों के साथ ये कैसे जुड़े होते हैं, इसको लेकर कई स्टडी की गई है और कई सारे रिसर्चर ने अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि वो 3 स्टेजेस कौन कौन से जिनके तहत ये स्टडी किया गया है, आपको यही बताना है। अब चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए इंसान अपने नेताओं को चुनाव करते हैं, और वही नेता जनता के बिहाफ पे उस एरिया से रूल यानी कि शासन करती है, जनता को रेगुलेट करती है, जनता की परेशानी को दूर करती है। यानी कि जनता के बिहाफ पे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वो शासन करते हैं। इसलिए लोगों के पास राइट टू वोट होता है, चुनाव का अधिकार होता है। जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से जो भी उनको पसंद आता है वो उसको वोट देके जितवाते हैं अपने एरिया से। तो ये हो गया इलेक्शन का एक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं राज्यों में चुनावी राजनीति के अध्ययन के चरण कौन कौन से, यानी कि स्टेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि स्टेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने के जो 3 स्टेजेस हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जो 3 स्टेजेस है ये सुधा पाई जी के द्वारा दिया गया। सुधा पाई जी एक पॉलिटिकल रिसर्चर है, एक राजनीतिक शोध करता है। भारत की राज्य की राजनीति के बारे में इन्होंने डीपली स्टडी किया, इन्होंने अपना अध्ययन किया, और इन्होंने अपने स्टडी करने के बाद 3 चरण यानी कि 3 स्टेजेस बताए हैं। और ये जो 3 स्टेजेस है ये सुधा पाई जी के द्वारा ही बताया गया, आपको अपने आंसर में ये मेंशन करना है। अब इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेज जो है ये 1950 और 1960s के बीच में स्टार्ट होता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कि स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, यानी काफी उदासीन था, समझ लो कि इनको इग्नोर किया जाता था। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, और भारत में फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन हुए वो 1951 और 52 में हुए। ये फर्स्ट इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस बहुमत के साथ जीत कर आती है, और 1967 तक कांग्रेस का ही एक छत्र राज चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी ही सरकार होती है, एक आध जगह पे छोड़कर सब जगह पे कांग्रेस का राज हो रहा होता है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि रीजनल या स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने का कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि नेशनल यानी पूरे देश में भी केंद्र सरकार में, और स्टेट यानी कि राज्य सरकार में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा हुआ करता था। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। इस चरण के अंदर कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं आया स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, लेकिन इसमें चेंजेस ये आया कि स्टेट बनाने की डिमांड उठी, भाई स्टेट को बनाओ, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो लैंग्वेज के आधार पर, ताकि स्टेट का एक लीडरशिप बन सके और वो अपने बातों को रख सके। इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी हुए कि भाई हमारा स्टेट हमारी लैंग्वेज के आधार पर बनना चाहिए। इसको लेकर पंजाब बना पंजाबियों को लेकर, गुजरात बना गुजरातियों को लेकर, मराठियों को लेकर महाराष्ट्र बना, कन्नड़ को लेकर बना कर्नाटका, तमिल को लेकर बना तमिलनाडु। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज जो है उनके बेस पे भारत के अंदर अब राज्य बनने लग गए, और इन राज्यों के अंदर उनकी ही लैंग्वेज को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जो उस स्टेट के अंदर अपना दबदबा बना रही थी। लेकिन इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का ही बहुत दबदबा था फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो यही बता रही सुधा पाई कि इस टाइम पे रीजनल पार्टी का इतना दबदबा नहीं था। और फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है रिसर्च करने में। उनका नाम क्या है? SV कोगेकर और R पार्क। ये 2 लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है फर्स्ट स्टेज के अंदर। ये ऐसे रिसर्चर हुए जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में अलग अलग जगह पे जाकर इन्होंने रिसर्च किया है कि राज्य कैसे बना। राज्य को बनाने के लिए कई सारे कमिटीज बने थे, उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया था, और इसके बाद इन कमीशन को ये काम दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन यानी कि राज्यों को कैसे बनाया जाए, इसको लेकर रिपोर्ट दिया जाए। तो यहीं से स्टार्ट होती है स्टेट पॉलिटिक्स के बाद, जब लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट को बनाने की बात की गई। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर इतनी बात नहीं हुई जितनी बात लैंग्वेज के आधार पर एक राज्य को बनाने की बात की गई। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में क्या था? सुधा पाई यहाँ पे कहती है कि 1967 के बाद
स्टेट पॉलिटिक्स में एक सिस्टमैटिक चेंजेस आया और सेकंड स्टेज के अंदर जो रिसर्च करने वाले हैं वो है इकबाल नारायण और मायरन विनर। इन दोनों के द्वारा इसके अंदर रिसर्च किया जाता है। मायरन विनर ने तो अपनी बुक तक लिख डाली स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इस बुक के अंदर इन्होंने जो कहा वो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अलग अलग राज्य बनने चाहिए भाषाओं के आधार पर। और फर्स्ट टाइम पे मायरन विनर के द्वारा ही अपनी इस बुक के अंदर कहा गया कि भारत में 8 राज्य बनाया जाए, और उस टाइम पे 8 राज्यों का रिऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। 8 राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश यानी एमपी, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इन सब का इन्होंने स्टडी किया अपनी इस बुक के अंदर, और ये बताया कि इन स्टेट के अंदर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बने हैं, इनका पॉलिटिक्स कैसा है। तो इन स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने डिफाइन किया अपनी बुक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया मायरन विनर के द्वारा। तो 8 स्टेट के बारे में इन्होंने बताया अपनी बुक के अंदर। फाइनली जब 1976 में इकबाल नारायण द्वारा भारत के 22 राज्यों का स्टडी किया गया अपनी बुक के अंदर, तो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज से जो स्टेट पॉलिटिक्स है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया, क्योंकि अब जो रिसर्चर है वो अब इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं सेकंड स्टेज के अंदर। सुधा पाई आगे यहाँ पे कहती है कि सेकंड स्टेज की मेन जो फीचर यही है कि इसने स्टेट को सेंटर में रख के स्टडी किया, और जो पॉलिटिकल रिसर्चर हुए इनको भी काफी इंटरेस्टिंग लगने लग गया स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी करना। एंड नेक्स्ट क्या है, इस चरण की एक विशेषता यह भी रही कि 1960 के डिकेड्स आते आते जो अनुभव जन्य शोध है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है अनुभव जन्य। इसका मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब जो नॉलेज एक्चुअल हो, जो आपको दिख रहा है, यानी कि नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव से जो प्राप्त किया गया ज्ञान है। अब मान लो जो आपको दिख रहा है, अब एक पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में क्यों जीत रही है, आप इसके पीछे फैक्चुअल चीजें देखते हो, ना कि काल्पनिक या इमेजिनेशन चीजें। नहीं, वो चीज इग्नोर करो, जो फैक्चुअल चीज है उसकी बात करो। जैसे मान लो मैं आज का एग्जांपल देता हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है, जो केजरीवाल जी के द्वारा फ्री में चीजें दी जा रही है, कई सारे बिजली हो गया, पानी हो गया, इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा केजरीवाल को जितवाने में। महिलाओं का भी साथ मिला बस फ्री कर। तो कहीं ना कहीं किन चीजों से एक स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर एक उस स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो क्यों जीत पाती है, तो इस चीजों का ही स्टडी किया गया। आखिर फैक्चुअल चीजें क्या है, तो अनुभव जन्य शोध का मतलब होता है एम्पिरिकल रिसर्च, जो कि फैक्चुअल चीजों पे किया जाता है। आखिर वास्तविकता क्या है, उसके पीछे इमेजिनेशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बात नहीं करना, क्या हो रहा है इसकी बात करो। आखिर क्यों जीत रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, इसकी बात करो। इसको कहते हैं अनुभव जन्य। अनुभव, अपने आंखों देखा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके आधार पर किया गया रिसर्च या स्टडी अनुभव जन्य शोध या एम्पिरिकल रिसर्च कहलाता है। तो मतदान व्यवहार, लोगों का वोट बिहेवियर, आखिर लोग वोट देने जाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख के वोट देने जाते हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं वोट देने जाने से पहले, इन सभी चीजों का स्टडी किया गया सेकंड स्टेज के अंदर। लेकिन अब आते हैं हम थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज के अंदर सुधा पाई जी कहती है 1970 के बाद अब भारत के अलग अलग राज्यों स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होने लगी। नेशनल लेवल पे बेशक कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब रीजनल स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, जो हेजेमनी है, अब ये कम होते जा रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी का यूपी में हो रहा है, बिहार के अंदर आरजेडी, जेडीयू रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, साउथ के अंदर डीएमके, एआईडीएमके हो गई। यानी कि इस तरीके से अब रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका दबदबा बढ़ रहा है। यानी कि अब स्टेट पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं, जो भी रिसर्चर है। यहाँ पे 2 स्तर पर दल व्यवस्था की बात की गई। सबसे पहला यहाँ पे बात किया गया थर्ड स्टेज के अंदर कि राज्यों के अंतर्गत कांग्रेस की भूमिका क्या है, पहला। दूसरा, उस स्टेट के अंदर जो उस स्टेट की रीजनल पार्टी है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आखिर वो कैसे काम कर रहे हैं। अब मान लो यूपी है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी हो गई जिसका दबदबा यूपी में ज्यादा है, और एक कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का स्टडी करना, कांग्रेस का एक नेशनल पार्टी के रूप में यूपी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, और एक समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह जी की पार्टी है, जिसके इस टाइम करता धरता अखिलेश यादव जी है। तो ये है स्टेट लेवल की पार्टी। तो स्टेट लेवल की पार्टी होने के नाते इसका क्या दबदबा है यूपी के अंदर, तो इन दोनों का स्टडी किया गया थर्ड स्टेज के अंदर कि नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टी, राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की, इन दोनों पार्टियों के द्वारा एक स्टेट के अंदर कैसे काम किया जाता है, आखिर क्या इनका तरीका होता है काम करने का, इन सब चीजों की बात की गई। सुधा पाई जी यहाँ पे कहती है कि राज्य राजनीति का अध्ययन अलग अलग मेथड्स का यूज कर थर्ड स्टेज के अंदर किया गया। यानी कि अब चीजों को प्रैक्टिकली जाना गया, समझा गया, एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे जीतती है अलग अलग लेवल पे। तो 3 स्टेजेस बताए गए इसके अंदर। तो इवैल्यूएशन में आपको बताना होता है इस पूरे आंसर का निचोड़। जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर कांग्रेस का दबदबा था, तो इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का स्टडी किया गया नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पर, दोनों जगह पे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पूरे भारत के अंदर। एंड सेकंड स्टेज के अंदर देखा हमने मायरन विनर और इकबाल नारायण ने अपनी रिसर्च के अंदर बताया कि स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी करना जरूरी है अब, क्योंकि स्टेट लेवल पर अब कांग्रेस का हेजेमनी जो दबदबा है वो कम होते जा रहा है 1970s के टाइम पे। एंड जो थर्ड स्टेज आया, इसमें हमने देखा कि अब एक मेथड नहीं, अब अनेक मेथड निकल चुके हैं स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए अनेक बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो स्टेट पॉलिटिक्स एक डायनेमिक है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। आज इस पार्टी के तो कभी किसी और पार्टी की सरकार बदलती ही रहती है।
तो जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो वो यहाँ पे सुझाव देते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में ये सुधार आने की जरूरत है। तो रिसर्च करने का फायदा ये होता है, तो नई नई चीजें पता चलती है और सुधार करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये भी पता चल पाता है। इससे स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर काफी बड़ा सुधार आ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के विलय संबंधी नीतियों का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन द पॉलिसीज रिलेटेड टू द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें बताना है। सबसे पहले, भारत को जब आजादी मिल गई तो देशी रियासतों यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको भारत के अंदर किस तरीके से मिलाया गया, मिलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई आपको वो बताना है। तो पहला, देशी रियासत क्या है, कैसे इसको मिलाया गया, तो मिलाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई, वो सारे आपको स्टेप्स बताना है। तो दो चीज आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। चलिए हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि भारत को ब्रिटिश कॉलोनी से आजादी 1947 में 15 अगस्त को मिल गई थी। जिस टाइम पे भारत को आजादी मिली उस टाइम पे भारत के अंदर पहले से ही भुखमरी, गरीबी, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी, सांप्रदायिकता यानी कि जगह जगह पे दंगे फसाद हो रहे थे, क्योंकि भारत की आजादी की जो खुशियां थी उसमें विभाजन, उसमें पार्टीशन का ग्रहण लग चुका था। भारत को मिली आजादी का लोग खुशी ही मना रहे थे, लेकिन अचानक से भारत का पार्टीशन हुआ और ये पूरी खुशी मातम में बदल गया और कई सारे यहाँ पे भयंकर परिणाम हुए इसके, और हम सब ने इसको देखा। लेकिन भारत से जाते जाते अंग्रेजों ने भारत के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं बल्कि सैकड़ों टुकड़े कर डाले। भारत का जो पूरा एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक जिसको ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था, आप कभी भी कहीं पढ़ोगे, कहीं भी लाइन लिखाएगा, आप जरा देखना, गौर करना, उसमें लिखा होगा ब्रिटिश स्टेट यानी कि ब्रिटिश राज्य, वो हिस्सा जिन हिस्सों के ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, यानी कि इन हिस्सों पे जो भी कानून बनाते थे अंग्रेज वो डायरेक्ट लागू होता था। लेकिन एक ऐसा हिस्सा भी था जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का राज चल रहा था, उनको ही प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, देशी रियासत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजाओं का राज चल रहा था। और छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत में उस टाइम पे लगभग 565 देशी रियासत थे, दैट मींस प्रिंसली स्टेट थे। और इन प्रिंसली स्टेट को अंग्रेजों ने ये कह दिया कि या तो आप भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो या आप स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रहो, आपकी मर्जी है। लेकिन भाई इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, तो भारत के हिस्से, ऐसे तो भारत पूरे सैकड़ों टुकड़े में बढ़ जाएगा। अंग्रेजों की यह मंशा हम सक्सेस नहीं होने देंगे। और इसमें भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, जिनको भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इन सभी देशी रियासतों को भारत के अंदर शामिल करवाने में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही बताना है ये पॉलिसी वगैरह क्या अपनाई गई और वो कौन कौन से देशी रियासत थे जिनको भारत में शामिल करने में बहुत बड़ी कठिनाइयां है। चलिए हम पहले बात करते हैं देशी रियासत यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। देखिए, ब्रिटिश स्टेट यानी कि भारत का एक हिस्सा यहाँ पे राजा हुआ करते थे, यानी कि अंग्रेज जहाँ रूल कर रहे थे ये आधा हिस्सा जहाँ पे अंग्रेजों का रूल था, और इधर का जो आधा हिस्सा है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज चल रहा था। हाँ, ये बात ठीक है कि कई राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के अंडरशिप में रहना पसंद कर लिया और उसके अंडरशिप में रहने भी चले गए, लेकिन प्रिंसली स्टेट कई मामलों में अपने आप पे इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, इन देशी रियासतों को अंग्रेजों ने ये कह दिया कि या तो भाई भारत में या पाकिस्तान में रहो या अपना इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन अधिकतर जो रियासत थे वो भारत के ही हिस्सों में थे। भाई अगर टूटेंगे भी, अलग होंगे तो कैसे हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब भारत से कैसे अलग हो सकते हैं? ये भारत के तो एक पार्ट है ना, ये भारत के हिस्से से अलग कैसे एक देश बना सकते हैं अपना? इसलिए अलग नहीं हो सकते थे। इसलिए एक एक करके इन 565 देशी रियासतों को भारत में शामिल करवाया गया। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत के अंदर शामिल करवाने में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इनको शामिल करवाने में वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अंदर भोपाल, त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, इनको भारत में शामिल करने में दिक्कत आई थी। क्या क्या दिक्कत आई है, तो चलिए हम जानते हैं कि विलय, विलय मतलब शामिल करना। तो विलय संबंधी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज वगैरह बनाई गई इनको शामिल करने के लिए, वो क्या क्या थी, चलिए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं त्रावणकोर की। त्रावणकोर कोच्चि को मिला के आज का केरला है, आज का जो केरला है इसको पहले ही त्रावणकोर कहा जाता था। त्रावणकोर के दीवान थे सीपी रामास्वामी। सीपी रामास्वामी मान नहीं रहे थे भारत में शामिल होने का। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने मुझे आजादी दे दी है, भाई मैं क्यों शामिल हूँ, मैं तो भाई अलग रहूंगा। और कौन चाहेगा कि भाई भारत के अंदर हम शामिल हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हम काम करें? सभी स्टेट चाहेंगे हम आजाद हो जाए। उनमें से एक था त्रावणकोर, और त्रावणकोर के राजा थे सीपी रामास्वामी। बट इनको जब बाद में लगा कि नहीं भाई मेरी कोई हत्या करवा सकता है, कोई असैसिनेट ना कर दे, इनको ये डर लगने लग गया, तब जाके इन्होंने भारत सरकार से हेल्प मांगी। भारत सरकार हेल्प कैसे कर देती है भाई? हम तो किसी की हेल्प तभी करेंगे जब कोई हमारा हिस्सा है। तब जाके इन्होंने विलय पत्र पे सिग्नेचर किया। विलय पत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दैट मींस भारत में शामिल होने का एक ऐसा पत्र जिसपे जो सिग्नेचर कर देगा वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर जाके इन्होंने सिग्नेचर किया और फाइनली केरला यानी कि जो त्रावणकोर है ये भारत का हिस्सा बना। त्रावणकोर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इसके बाद आता जूनागढ़। जूनागढ़ को शामिल करने में हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि अगर आप देखो तो जूनागढ़ गुजरात के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। ये देखिए, यानी कि साउथ और वेस्ट का जो पार्ट है गुजरात का, इसको जूनागढ़ कहा जाता था। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, यानी कि ज्यादातर लोग यहाँ पे हिंदू रहा करते थे। और यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। भारत का जो पार्टीशन हुआ वो मुस्लिम और हिंदू के आधार पे हुआ। तो जहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम थी उनको पाकिस्तान में शामिल होना था भाई, वहाँ पे दंगे फसाद होने लगे। लेकिन जूनागढ़ की तो पॉपुलेशन ही हिंदू है, यहाँ का राजा ही मुसलमान है। तो ये मुस्लिम राजा हिंदू आबादी पे अत्याचार करने लग गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ अपना हाथ मिला रहा था। भारत सरकार को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मतलब
जनमत संग्रह, जिसमें जनता से राय पूछी जाती है कि तुम किसके साथ रहोगे। रेफरेंडम करवाएगा और इसके बाद जनता ने भारत में विलय यानी कि भारत के साथ रहने की सहमति दिखाई। तब जाके 1948 में जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया, यानी कि विलय पत्र पे सिग्नेचर कर। एंड थर्ड नंबर पे आता है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू की थी, लेकिन हैदराबाद का जो राजा था वो था मुस्लिम और राजा को निजाम कहा जाता था। तो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया इसने। भाई हैदराबाद ने कहा हम तो नहीं शामिल होते, यानी कि प्यार की भाषा को समझ में नहीं आई हैदराबाद के राजा को। दूसरी बार फिर से बोला गया, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया। और यहाँ की पॉपुलेशन हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, और इसने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को सताना, मारकाट करना, वायलेंस होने लग गया। इसके ही विरोध में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं निजाम कैसे लोगों को सताता है और कैसे भारत में शामिल नहीं होता है। फाइनली इसने अपने घुटने टेक दिए जब हमारी पुलिस आर्मी वहां पे पहुंची, तो इस एक्शन को वो रोक नहीं पाया और नवंबर 1948 में भारत के अंदर हैदराबाद भी शामिल हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, भोपाल रियासत। भोपाल भी एक प्रिंसली स्टेट के रूप में जाना जाता था। यहाँ के कई सारे ऐसे एरियाज थे, तो इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, भाई हम तो बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो भाई जहाँ की पॉपुलेशन हिंदू है भाई वो तो भारत में ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे भी कार्रवाई की गई। एक्शन लेने के बाद फाइनली भोपाल रियासत भी जुलाई 1947 को भारत के अंदर शामिल हो गया। ये देखिए मैप के अंदर यहाँ पे है भोपाल। तो इस तरीके से भोपाल भी एक प्रिंसली स्टेट था। इस टाइम पे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब हम बात करते हैं सबसे एंड का, सबसे ज्यादा मुश्किलें हमें इसी में आई, जिसको लेकर अभी तक पाकिस्तान राग लापता रहता है। बट जम्मू और कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको यही बताना है कि कश्मीर का विलय आखिरकार भारत के अंदर कैसे हुआ, यानी कि मर्जर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिमों की थी, मेजोरिटी मुस्लिम में थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था। अभी तक हमने ऊपर जितने भी देखे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, यहाँ का राजा मुस्लिम है और पॉपुलेशन वहाँ पे हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में अलग है, यहाँ की पॉपुलेशन ही मुस्लिम है बट राजा यहाँ का हिंदू था, जिसका नाम था हरि सिंह। तो हुआ क्या, भारत और पाकिस्तान का जैसे पार्टीशन होता है तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह ये मना कर देता है, ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, भाई हम तो अपना इंडिपेंडेंट अलग रहेंगे। हमने कहा चल भाई ठीक है, देखते हैं कब तक तू अलग रहता है। पाकिस्तान के कई कबीलों ने और पाकिस्तान की सेनाओं ने यहाँ पे अटैक कर दिया। फिर भाई जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ये भारत सरकार के पास दौड़ते दौड़ते आए हेल्प मांगने के लिए। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। इन्होंने कहा भाई कि देखो हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर देंगे, भाई तुम हमारे हिस्से भी तो होने चाहिए ना, अभी तुम्हारी मिलिट्री वहाँ पे जाएगी, हमारी आर्मी वहाँ पे जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं राजी हूँ भारत का हिस्सा बनने के लिए। और उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर फाइनली कर दिया और इस बिहाफ पे भारत की आर्मी वहाँ पे पहुंचती है। हरि सिंह ने जैसे सिग्नेचर किया उन्होंने कह दिया था, देखिए अगर भारत की आर्मी नहीं पहुंचती है कल सुबह 9 बजे तक तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ी रही है। और नेहरू जी ने कहा भी था कि जरूर 9 बजे तक पहुंच जाएगी। फाइनली हुआ क्या, जब हरि सिंह अपने घर गए तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया था कि अगर सुबह 9 बजे तक भारत की सेना नहीं आती है तो मेरे कनपट्टी में गोली मार देना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं झेल ही नहीं पाऊंगा ये सारी चीजें। कैसे पाकिस्तान घुस के हमारे साथ अत्याचार करेंगे ये मैं देख नहीं सकता। बट हुआ क्या, सुबह 9 बजे से पहले ही भारत की सेना वहां पहुंच गई और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया दूर तक। लेकिन हुआ क्या, तक पाकिस्तान को खदेड़ते पाकिस्तान कुछ हिस्सों पे पहुंच गया था, जिसको आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम जानते हैं, यानी पीओके कहते हैं, जिसके ऊपर अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बट पीओके भी हमारा है। बट हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ पे अवैध रूप से, जो इलीगल तरीके से जो इसको ऑक्युपाइड किया गया है, यहाँ से अवैध कब्जा हटाकर जल्द यहाँ का जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, ये भी खत्म करके इसको सॉल्यूशन करेगी। क्योंकि ये सॉल्यूशन तो उस टाइम पे ही हो जाता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इस मुद्दे को यूएनओ में लेकर चले गए और यूएनओ ने इस मुद्दे को टरका दिया, जब से टरका ही रह गया। क्योंकि उस टाइम पे होना क्या चाहिए था, देखिए भारत का ये इंटरनल मामला था, तो इंटरनल मामलों को हम इंटरनेशनल लेवल क्यों लेकर जाए, हम खुद निपटते उससे। लेकिन नेहरू जी जब वहां पे लेकर चले गए, मुद्दा वहां पे चला गया, तब से ये मुद्दा उसी में रह गया। लेकिन इसी टाइम पे जब हरि सिंह ने विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किया भारत में शामिल होने के लिए, तो धारा 370 आर्टिकल के रूप में भारत सरकार यानी कि नेहरू जी के द्वारा इनको दे दिया गया कि भाई विशेष दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को, और वहाँ पे लागू कर दिया गया। जिसके तहत वहाँ का अपना ही नियम होता था, अपना ही झंडा होता था, सारे नियम वगैरह अपने होते थे वहाँ पे, जिसके तहत काफी सारे रेस्ट्रिक्शन वगैरह वहाँ पे लगा दिए गए। यानी कि भारत का हिस्सा होते हुए भी अपना सा फील नहीं होता था आर्टिकल 370 के तहत। बट हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको फाइनली खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अब ये खत्म हो गया और जम्मू और कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो विलय भारत के अंदर हुआ। लेकिन पाकिस्तान अब तक यही कहता है कि भाई मजबूरी का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर को शामिल करवाया गया पहला, और यहाँ पे कहा गया था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो रेफरेंडम करवाया जाएगा, यानी कि जनता से राय ली जाएगी कि भाई तुम किस में शामिल होना चाहते हो। पाकिस्तान कहता है कि अब तक तुम रेफरेंडम नहीं करवाया। और क्या चीज का रेफरेंडम भाई, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाजी नहीं आता, उसको बस एक मौका चाहिए अपने जनता को बरगलाने के लिए कि भाई देखो भारत से हम ये लड़के ये ले लेंगे वो ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपने भूखे में मर रहे हैं, उसको कश्मीर चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं, हरकतें उसकी ऐसी है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर शुरू से ही हमारा था, है और हमेशा हमारा रहेगा। तो इवैल्यूएशन में आपको बताना है कि अंग्रेजों से भारत आजाद जैसे ही होता है वैसे ही देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल करवाने का एक चैलेंज भारत के सामने आता है। बट भारत सरकार के द्वारा सूझबूझ से काम लेते हुए, दिमाग से काम लेते हुए इनको भारत के अंदर शामिल करवा लिया गया। 565
1965 में से एक भी रियासत भारत से अलग नहीं हुआ, सारे के सारे भारत के अंदर शामिल हो गए। और फाइनली जो भारत सरकार के द्वारा जो विशेष दर्जा दिया गया था उस टाइम पे आर्टिकल 370 के तहत, इसको भी 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। तब जाके जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन आया, और कहीं ना कहीं पहले से हालात बहुत सही है। तो इस तरीके से भारत की आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल करवा के भारत को एकीकरण यानी कि एक तरीके से यूनिफिकेशन किया गया भारत सरकार के द्वारा कुशल नीतियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय संघ में इन सबको शामिल करवा लिया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों के गठन और पुनर्गठन की मांग का आधार क्या था, इसका उल्लेख कीजिए। यानी कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, मेंशन इट। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि नए राज्य का गठन कैसे किया गया है, यानी कि नए नए राज्य कैसे बनाए गए हैं, और इनका आधार आखिर भाषा ही क्यों है, भाषा को लेकर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, इन सब के बारे में आपको बताना है इस पूरे आंसर के अंदर। चलिए पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, भारत अपने आप में डाइवर्सिटी वाला कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लैंग्वेज आधार पे सभी लोग डिफरेंट पाए जाते हैं। यानी कि आपको हर एक 10 कदम में आपको अलग अलग धर्म, जाति, मजहब के लोग मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में लोगों को लैंग्वेज भी अलग होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज के आधार पर हमारा एक अलग से एरिया हो जहाँ पे मेरे ही लैंग्वेज वाले लोग रहने चाहिए। तो ऐसे वो अपनापन महसूस करेंगे, जुड़ाव उनको लगेगा, वो कनेक्टेड फील करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, भारत के अलग अलग एरिया से ये डिमांड होने लग गई कि भारत में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो क्यों ना जो लैंग्वेज बोली जा रही है मेजोरिटी में, उस लैंग्वेज के आधार पर एक एरिया बना दे और उस एरिया को एक राज्य यानी कि स्टेट कहा जाए। तो भारत के अंदर राज्य को भाषा के आधार पर बनाया गया। अब हम एक करके इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि क्या भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जा सकता है, ये किसके पास अधिकार है। देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। राज्य को संघ का मतलब क्या है कि भारत छोटे छोटे यूनियन को मिलाकर पूरा भारत बना हुआ है, यानी कि इंडिया बना हुआ है। तो आपको इसमें यही बताना है कि ये जो पूरा छोटे छोटे एरिया है, इन्हीं को भारत के अंदर संघ कहा गया है। दैट मीन्स एक यूनियन कही गई है। तो आर्टिकल 1 में तो ये कह दिया गया। आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद यानी कि देश की जो पार्लियामेंट है, इसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोई नया राज्य बना सकती है या जो भी राज्य बने हुए हैं वो खत्म कर सकती है। यानी कि ये पूरा अधिकार पार्लियामेंट, देश की संसद को ही दिया गया है। एंड आर्टिकल 3 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी पार्लियामेंट ही बना सकती है। राज्य का जो बॉर्डर है उसको घटाना, उसको बढ़ाना, राज्य का यानी कि किसी भी स्टेट का नाम बदल देना, ये सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास ही है। यानी कि देश की संसद ये सारे काम कर सकती है। अब हम ये जानते हैं कि भारत में नए राज्यों की मांग कब हुई, किस आधार पे हुई, एक एक करके उन पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ये जो भाषाओं के आधार पर राज्य बन रहे हैं, क्या पहले जो राज्य बना करते थे प्राचीन एंशिएंट टाइम पे, वो कैसे बना करते थे, क्या पहले स्टेट हुआ भी करते थे, तो कितने स्टेट हुआ करते थे, चलिए समझते हैं। देखिए, कई सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट मिले हमें, बौद्ध धर्म के हमें ग्रंथ मिले, बुक्स किताबें मिले, ये सारे सोर्स है, जैसे सुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे। और आपने कभी न कभी ये हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, हम यहाँ पे हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी आपको ये सोर्स पता होना चाहिए कि भारत के अंदर पहले भी एक टाइम पे 16 स्टेट हुआ करते थे। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग एरियाज आपस में डिवाइडेड थे ताकि रूल सही से किया जा सके। वो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइडेड नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाया जा सके। अब एक ही राज्य बहुत बड़ा होगा तो कैसे रूल कर पाएगा एक ही राजा वहां पे, इसलिए एक पूरे बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में इस तरीके से डिवाइड या बांट दिया जाता है ताकि एक एरिया का एक गवर्नर हो, राजा हो, जो अपने अपने एरिया को वो संभालेगा और रूल करेगा। तो 16 महाजनपद के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। एंशिएंट टाइम के बाद जब हम मिडिवल एज के अंदर आते हैं तो अकबर के टाइम पे भी भारत के अंदर 12 सूबे हुआ करते थे, आप 12 स्टेट कह सकते हो। औरंगजेब के टाइम पे भी भारत के अंदर 21 प्रांत यानी कि 21 स्टेट हुआ करते थे। ये होगी मिडिवल टाइम की बात। जब हम मॉडर्न टाइम में आते हैं, आधुनिक काल में, तो अंग्रेजों के टाइम पे पूरे भारत को 4 प्रेसिडेंसी जोन में बांट दिया गया था और इसमें अलग से देसी रजवाड़े हुआ करते थे। देसी रजवाड़े, इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, भारत के अंदर 565 देसी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि अलग छोटे छोटे एरियाज आप स्टेट कह सकते हो जहाँ पे राजा राज किया करते थे। ये स्टार्टिंग में जो डिवीजन हुए हैं, इस सारे डिवीजन प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए किए जाते थे। लेकिन आगे चलकर जो अलग अलग राज्य बने, नए नए राज्यों को बनाया गया, इन सबको अलग अलग राज्यों में बांटा गया, इन सब का जो मेन बेसिस था, जो आधार था, वो था भाषा। तो भाषा मॉडर्न टाइम में अभी की डिमांड की गई है, ये एंशिएंट टाइम में नहीं हुआ करती थी इतनी डिमांड। तो अब हम बात करते हैं भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन और पुनर्गठन की मांग कब, कैसे और क्यों हुई है, यानी कि डिमांड फॉर फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आपको इसमें 2 टेबल बना के बताना है।
सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी जब भारत गुलाम था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और दूसरा जब भारत को आजादी मिल गई यानी कि स्वाधीनता या आजादी प्राप्ति के बाद, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग चीजें बतानी है। अब हुआ क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी कि जब भारत गुलाम हुआ करता था। इस टाइम पे स्टेट यानी कि एक नए राज्यों को बनाने के लिए कैसे कैसे डिमांड की गई है भाषाओं को लेकर, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ था 1917 यानी कि 1917 में, और ये हुआ था कोलकाता में। इस टाइम पे भाषा के आधार पर नए नए राज्यों के बनाने की मांग की गई थी, यानी कि भारत में सबसे पहले 1917 में ही ये डिमांड हो चुकी थी। भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, ये भाषा के आधार पर बनने चाहिए। एंड इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि जो वाइसरॉय के द्वारा जो रिफॉर्म किया गया था 1918 और 1919 में, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर भी ये कहा गया कि नए राज्य भारत में जो बनेंगे ये भाषा के आधार पर ही बनने चाहिए। ये सारे प्रपोजल दिए जा रहे हैं। सबसे पहले 1917 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में, दूसरी बार मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया 1918-1919 में, एंड तीसरी बार कहा गया 1920 में कांग्रेस के ही नागपुर के सेशन में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक सेशन हो रहा था, इसमें यह कहा गया कि भाषा के आधार पर ही भारत के राज्यों को बनाना चाहिए, और इस प्रपोजल को कांग्रेस की कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आई थी ये देखने के लिए कि भारत का एक नया संविधान बनाना है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत के अंदर आजादी को लेकर, जो स्ट्रगल हो रहे हैं, हम इनको शांत करना है और भारत को आजादी देनी है। तो इसको लेकर साइमन कमीशन भारत के अंदर आया। आपको पता है कि टोटल 7 मेंबर थे। साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, क्योंकि सारे के सारे 7 मेंबर अंग्रेजी थे, तो कैसे वो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन 1927 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भाषा के आधार पर नए नए राज्यों को बनाने की मांग रखी भी गई, जैसे कि उत्कल, आंध्र, सिंध, कर्नाटक। तो ऐसे ऐसे नए नए राज्यों की डिमांड रखी गई थी 1927 में। साइमन कमीशन के सामने ये सुझाव सजेशन दिया गया था। ये हो गया आजादी से पहले की बात। अब हम बात करते हैं जब हमें आजादी मिल गई थी उसके बाद क्या घटना घटी, ये जानते हैं हम। देखिए, भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग में बढ़ोतरी हो गई थी आजादी के बाद। अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से डिमांड उठ रहा था भारत को भाई भाषा के आधार पर बनाओ, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी मीटिंग हो रही थी उस टाइम पे भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऐसे एरिया जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और ऐसे एरिया जो नॉन हिंदी वाले हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे साउथ के वाले बोलने लग गए भाई हमें सारा काम अपने रीजनल लैंग्वेज में करना है, हमारे ऊपर हिंदी मत थोपो, हम हिंदी में कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो साउथ वालों ने हिंदी से ऐतराज दिखाया, तो नॉर्थ और साउथ यहाँ पे डिवाइडेड हो गए। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर बैलेंस नहीं बन पाया, और मामला शांत करने के लिए ये कह दिया गया कि जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, बट जितने भी ऑफिशियल काम है वो सारे काम इंग्लिश में ही होंगे। स्टार्टिंग में तो 15 साल के लिए ही इसको लागू किया गया था, बट आगे चलकर इसको बढ़ा दिया गया और ज्यादा। फाइनली अब जाके भारत के जितने भी स्टेट हैं वो अपने ही लैंग्वेज में काम करते हैं। लेकिन भाषाओं के आधार पर राज्य बने तो बने कैसे, आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके कारण से ये राज्य बने? तो इसको लेकर अलग अलग कमिटीज बनी है, कमीशन बने हैं, आयोग बने हैं, और भारत के अंदर ऐसे 3 कमीशन बने हैं जिनके बारे में आपको बताना होगा, तभी आपका आंसर पूरा होगा, अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। तो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग की गई है उनसे निपटने के लिए या सॉल्यूशन बताने के लिए टोटल 3 कमीशन बनाई गई थी। अब ये तीनों कमीशन कौन कौन सी है, एक एक करके इन तीनों कमीशन के बारे में बताना है, और इन कमीशन ने क्या कहा है, और इन तीनों में से कौन सी कमीशन सक्सेस रही है। तो हमारे पास टोटल 3 कमीशन थी। पहली कमीशन है एस के धर आयोग, यानी कि एस के धर कमीशन, दूसरी JVP कमीशन, और तीसरी फजल अली कमीशन। टोटल 3 कमीशन है, एक एक करके इन तीनों कमीशन के बारे में हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1948 में बनी एस के धर कमीशन और JVP कमीशन। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल जी, और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारामैया। यानी कि जो कमीशन के मेंबर होते हैं उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रख दिया जाता था। तो इस तरीके से एस के धर इसका चेयरपर्सन थे, तो एस के धर कमीशन रख दिया गया। और दूसरी कमीशन जो है इसमें तीनों लोग शामिल थे, इसलिए इनके नाम के जो फर्स्ट लेटर है उनके नाम पे JVP कमीशन इसका नाम रख दिया गया। तो इस कमीशन के द्वारा क्या कहा गया अपने रिपोर्ट के अंदर, तो चलिए आपको मैं पहले ये बता देता हूँ। तो उस टाइम पे लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग भारत के अलग अलग कोने से उठ रही थी। तो इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए इस टाइम पे कमीशन बनाया गया, और टाइम था ये जून 1948 का। और पहली कमीशन जो बनी वो थी एस के धर कमीशन, और 1948 में ही बनाई गई दूसरी कमीशन वो है JVP कमीशन। तो ये दोनों कमीशन बनाए गए, और इन दोनों कमीशन में से जो धर कमीशन है इसके द्वारा दिसंबर 1948 में, और JVP कमीशन जो है इसके द्वारा अप्रैल 1949 में इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और इन दोनों कमीशन के द्वारा रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों यानी कि जो नए नए स्टेट्स हैं इनको लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वेंस के आधार पर बनाना चाहिए। यानी कि भारत के अंदर स्टेट बनाओ, कोई गलत बात नहीं है, अलग अलग एरियाज में भारत को इस तरह से डिवाइड कर दो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाया जा सके।
अगर पूरे भारत को, जो कि इतना बड़ा है, दुनिया भर में 7वें नंबर पे आता है, अगर हम इस तरीके से पूरे भारत को डिवाइड ना करके एक ही साथ अगर रूल करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वेंस के आधार पर हम इसको छोटे छोटे यूनियन में यानी कि यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो सके यहाँ पे हम अपने बंदे को नॉमिनेट करेंगे, या यहाँ का गवर्नर होगा या चीफ होगा। इस तरीके से राज्यों को बनाया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाया जा सके, ना कि इसका आधार लैंग्वेज हो। मैं लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। ये बात कही धर कमीशन और जेवीपी कमीशन, यानी कि इन दोनों कमीशन द्वारा ये कह दिया गया। लेकिन जब इन्होंने ये कहा तो इसके बाद वो लोग गुस्सा हो गए जो ये चाहते थे कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे ही स्टेट को बनाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के मन में काफी गुस्सा हुआ, इसको लेकर काफी आंदोलन भी होने लग गए। तो इसमें आपको आगे ये बताना होगा अपने आंसर के अंदर कि धर और जेवीपी कमीशन के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, जो रिपोर्ट दिया गया, ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका। इससे बहुत लंबा आंदोलन चलने लग गया और इस आंदोलन में एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने के लिए, और फाइनली 56 यानी 56 डेज तक ये भूख हड़ताल पे बैठे रहते और 56 डेज के बाद इनकी देहांत हो जाती है, यानी कि इनकी मौत हो जाती है 19 अक्टूबर 1952 को। पूरा भारत दहल जाता है भाई, सरकार दहल जाती है, सरकार हिल तक हिल जाती है कि कैसे एक बंदा बैठे बैठे मर जाता है सिर्फ इसलिए कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। क्योंकि धर और जेवीपी कमीशन के द्वारा जो प्रपोजल, जो रिपोर्ट दिया गया, उससे ये खुश नहीं थे। और फाइनली मद्रास में जहाँ पे लोग तेलुगु भाषा बोला करते थे, उस एरिया को अलग कर फाइनली एक आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य बनाया गया। क्योंकि हिंसा भड़क रही थी, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग हो रही थी जोर शोर से, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य बना दिया गया। तो ये आपको घटना बतानी होगी। पोट्टी श्री रामुल्लू के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया, भूख हड़ताल में जब इनका देहांत हो गया तो जाहिर सी बात है कि इससे पूरा सिस्टम हिल गया। और जैसे ही आंध्र प्रदेश बनता है, भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग एरिया से लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाने की डिमांड उठने लग जाती है। तो इस तरीके से एसके धर कमीशन और जेवीपी कमीशन, ये दोनों ही कमीशन फेल रहती है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में। इसके बाद थर्ड कमीशन बनती है फजल अली कमीशन। अब इस कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरी स्टोरी के अंदर। अब हुआ क्या कि लैंग्वेज के आधार पर डिमांड उठने लग गई। जैसे आंध्र प्रदेश बनता है, फर्स्ट स्टेट भारत का, जो कि 1953 में ही बन जाता है भाई, 1 अक्टूबर को। लेकिन 1953 में जैसे आंध्र प्रदेश बनता है, अलग अलग एरिया से जब डिमांड उठती है और भी ज्यादा, तो फजल अली के लीडरशिप में एक और कमीशन बनाया जाता है 1953 में, और फजल अली ही इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसलिए इस कमीशन का नाम भी फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन ही रख दिया जाता है। इस तरीके से 1953 में बनता है ये, और इसके अंदर टोटल 3 मेंबर्स थे, फजल अली, कवाला माधव पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन तीनों मेंबर्स को एक काम सौंपा गया कि आप सब बताइए कि भारत के राज्यों को कैसे और किस आधार पर बनाना चाहिए। तो फाइनली इस कमीशन को 1953 में बनाया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट ठीक 2 साल बाद 1955 के अंदर गवर्नमेंट को सौंप दी। और इनकी रिपोर्ट के अंदर ये एक्सेप्ट किया गया कि भारत के राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। और फाइनली इस सजेशन को जो कमीशन ने कहा, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और भारत के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1956 में, जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के बाद भारत के अंदर टोटल 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाए गए। इस तरीके से ये 14 राज्य जो बनते हैं, ये भारत के अंदर भाषा के आधार पर ही बनते हैं। और ये जो 14 स्टेट बने, इनमें से कुछ स्टेट का नाम बताता हूँ आपको। जैसे कि आंध्र प्रदेश बनता है पहले तेलुगु भाषा के आधार पर, फिर असमीज में असम आता है, भोजपुरी को लेकर बिहार बनता है, मुंबई, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, ओडिशा, मद्रास, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही कुछ और राज्यों को मिलाकर टोटल 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। आज तो भारत के अंदर 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बढ़ गए हैं भाई, 9 हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो कंक्लूजन में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के अंदर जो राज्य बने हैं, ये भाषा के आधार पर ही बनाए गए ताकि भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी है ये बनी रहे और इसका सम्मान भी किया जाए और इसके अंदर किसी को भी ना दबाया जाए और सभी को एक साथ अधिकार देकर उनकी मांगों को पूरा करके इस डाइवर्सिटी खूबसूरती को बनाए रखा जाए। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का अर्थ बताइए, महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी कि मीनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फार्मर्स मूवमेंट्स। आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फार्मर्स के द्वारा यानी किसानों के द्वारा जो अलग अलग समय पर अपने मांगों को लेकर जो आंदोलन किए गए, वो आंदोलन कब और कौन से किए गए, उनके नाम आपको बताना है। और किसान आंदोलन का मतलब क्या होता है। बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। देखिए, भारतीय समाज में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से। आप देखोगे एंशिएंट टाइम से, तो ज्यादातर लोग भारत के अंदर
अंदर खेती बाड़ी क्या करते थे। तो किसान का सीधा संबंध खेतों से होता है। तो भारत में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे जो बहुत बड़ी जमीनों का मालिक हुआ करते थे। तो भारत का जब मध्यकाल चल रहा था, यानी आप यूं कह सकते हो कि 1200 से लेकर 1700 के आसपास का जो टाइम था, इस टाइम पे भी जमींदार हुआ करते थे और ये जमींदार खेती करवाया करते थे। और जब अंग्रेज आ गए तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर बेचारे जो किसान हैं इनका खून चूसने लग गए। यानी कि इन लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों के द्वारा जो बहुत बड़े बड़े जमीनों के मालिक हुआ करते थे, ये किसानों पे हैवी टैक्स लगाया करते थे और उन पे अत्याचार या उनका एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण किया करते थे। और इस काम को अंजाम अंग्रेज और जमींदार दोनों मिलकर दे रहे थे। और अंग्रेजों ने भी जब भारत गुलाम बनाया तो भारतीय किसानों को इस चीज के लिए मजबूर किया गया कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाए, यानी कि जो व्यावसायिक फसलें हैं जिनको तुरंत बेचकर पैसा कमाया जा सके, जैसे नील की खेती। नील की खेती यानी कि इंडिगो का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया गया। अंग्रेजों ने इस चीज को लेकर काफी जोर दिया और लोगों को मजबूर भी किया। और आपको पता है कि एक बार जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती है वो जमीन 15 से 20 साल के लिए पूरा बंजर बन जाती है, यानी कि दोबारा आप उस पर कोई क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते। तो ऐसे कई सारी पॉलिसीज वगैरह है और अत्याचार हुआ किसानों के ऊपर, जिस वजह से किसानों ने इन शोषण और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। ऐसे ही कई सारे आंदोलन है जो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है। किसान आंदोलन यानी कि फार्मर्स मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि किसानों के द्वारा एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड या कृषि से संबंधित जो भी उनके उद्देश्य हैं उसको पूरा करवाने के लिए जो किया गया आंदोलन है, इसी को फार्मर्स मूवमेंट या किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिनका मकसद होता है किसानों के लिए फसल या जमीन से संबंधित कोई विवाद हो या उसका हल चाहते हैं, एमएसपी की डिमांड करते हैं, मिनिमम प्राइस सपोर्ट, यानी कि सरकार के द्वारा एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए कि भाई अगर बारिश आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, फसल खराब हो या ना हो, सरकार एक प्राइस फिक्स कर देगी। सरकार को इस फिक्स्ड प्राइस पे ही क्रॉप्स को लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार एमएसपी की डिमांड की गई। तो भारत के अंदर अलग अलग टाइम पे कई सारे आंदोलन चलाए गए। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला संथाल विद्रोह 1855 का, फिर नील विद्रोह 1859 का, फिर दक्कन विद्रोह 1875, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, और तेभागा आंदोलन 1946-47 का, और तेलंगाना आंदोलन 1946-52 का। नया किसान आंदोलन जो इस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, किसानों के द्वारा जो 3 फार्म बिल का विरोध किया गया 2020 और 21 में। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बताया किसानों के आंदोलन जो मुख्य रूप से भारत के अंदर चलाए गए हैं अलग अलग टाइम पे। बात करते हैं करके इन सभी के बारे में। पहला है संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ। जब भारत ने अंग्रेजों को गुलाम बना लिया था तो उस टाइम पे किसानों के साथ वो अत्याचार भी कर रहे थे, क्योंकि किसानों के लिए अलग अलग उन्होंने कानून बनाया। सूर्यास्त कानून बनाया कि भाई सूरज डूबने से पहले ही टैक्स देना होगा। ऐसे ऐसे कानून बनाकर उन्होंने फिक्स सिस्टम भी कर दिया, फिर फ्लेक्सिबल सिस्टम किया, जमींदार को सारे अधिकार दे दिए और जमींदार एक मीडिएटर बन गया, बिचौलिया बन गया। भाई अंग्रेजों और किसानों के बीच में जमींदार आ गए। अब ये जमींदार क्या करते, ये फार्मर से किसानों से टैक्स लेते, फिर ये जमींदार जाके अंग्रेजों को देते। यानी कि बीच में ये जो बिचौलिया है ये क्या कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहा है ये पहले अपने जेब में ले रहा है, क्योंकि अगर टैक्स 10 रुपए लेना है तो 10 के बदले ये 20 रुपए टैक्स ले रहा है, आगे जाके ये 10 रुपए ही दे रहा है। यानी किसानों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है और मेनली जमींदार के द्वारा ये एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था। इस वजह से हुआ क्या, अंग्रेजों के द्वारा संथाल लोग, संथाल जस्ट एक आदिवासी लोग कह सकते हो, अब इनकी अपनी भूमि थी भाई, अब वहाँ पे ये खेती वगैरह क्या करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इन संथालों की जो जमीन है इसको छीन ली भाई, इस पे कब्जा कर लिया और संथालों की जमीन को छीन कर उन लोगों को दे दिया जो राजमहल के आसपास लोग रहा करते थे। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो ये एक्टिविटी की गई, लोग काफी नाराज हो गए। संथालों की पूरी कम्युनिटी ने मिलकर, जिसमें 2 लोग सिद्धू और कानू, ये दोनों भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह का लीडरशिप किया और जो भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जो बेईमानी की जा रही है संथालों के साथ, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। एंड इसके बाद कई अंग्रेजों को मारा भी गया, काफी हिंसक आंदोलन हुआ। फिर बाद में जाके अंग्रेजों ने इनके जो अधिकार थे इनको दिए और प्लस इनकी जो डिमांड थी उनको माना भी। नेक्स्ट क्या, नील विद्रोह यानी कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859-60 में। तो इसमें क्या हुआ, खाद्यान्न यानी कि खाने से रिलेटेड, चाहे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इनका उत्पादन ना करके अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज बोल रहे थे इंडिगो को उगाओ, दैट मीन्स नील की खेती करो। नील की खेती का फायदा ज्यादा है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की भारी डिमांड हुआ करती थी नील की खेती की, तो अंग्रेज के द्वारा किसानों को मजबूर किया जाता था। अब इससे देखिए 2 घाटे हैं। पहला, किसानों के बेचारों के जो हाथ वगैरह है ये भी पूरे खराब हो जाते थे, बहुत खुजलिया, बहुत डैमेज हो जाता था उनका हैंड वगैरह। एंड दूसरा, जमीन बंजर हो जाती थी, किसानों के ऊपर हैवी इंटरेस्ट लगाते थे और इसके बदले में उनको ये लोन भी दिया करते और इसी चक्कर में फंसाकर उनका ये एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, जिस वजह से जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्होंने नील विद्रोह कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने अपनी जगह पे आंदोलन कर दिया कि भाई हमारे ऊपर इतना एक्सप्लोटेशन मत करो, शोषण मत करो। इसको नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चलाया गया। महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर बिहार के चंपारण में 1917 में चलाया गया सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की डिमांड की जा रही थी और मुआवजा देने के लिए अंग्रेज राजी नहीं हो रहे थे, जिस वजह से नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन किया गया। इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी भी शामिल थे, जिस वजह से जीत हुई किसानों यानी कि गांधी जी की। नेक्स्ट क्या है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। और वर्ष 1918 में क्या हुआ, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे फसल खराब हो गया। अब बेचारे किसान करते तो करते क्या, उनको जो टैक्स देना होता है, तो अंग्रेजों ने बोला कि नहीं भाई, फसल खराब हो या बाहर में जाओ तुम भाई,
हमें तो टैक्स चाहिए। इससे किसान नाराज हो गए, गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी को कहा गया कि भाई तुम लीडरशिप करो, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोनों ने साथ मिलकर किसानों का समर्थन किया इस बेहाफ पे। किसानों का फसलें खराब हो गया, क्रॉप्स खराब हो गए सारे, तो टैक्स कहाँ से देंगे भाई? अंग्रेजों को इनका टैक्स माफ करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फसलें खराब हो गई है। और फाइनली अंग्रेजों ने डिमांड मान ली और आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि सत्याग्रह है, सच्चाई पे अडिग रहिए, सच्चाई पे डटे रहिए, कष्ट जरूर होगा लेकिन जीत आपकी होगी। नेक्स्ट क्या? तेलंगाना आंदोलन 1946-52 तक चलाई है। अब इसमें क्या था? किसानों के द्वारा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों और स्थानीय जमींदारों जो सामंत थे, जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड यानी कि बड़े बड़े जमीनों के वो मालिक हैं, इनके खिलाफ भी आंदोलन किया गया, जो कि तेलंगाना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जमींदारों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाना, किसानों का कर्ज माफ ना किया जाना, और इस टाइम पे किसानों को ये कर्ज देकर अपने जाल में फंसा रहे थे भाई, क्योंकि उनकी जमीन थी नहीं किसानों के अपने पास, और वो किसी और की जमीन पे खेती किया करते थे। तो उनको लालच देकर, और अगर उनका क्रॉप्स यानी जो फसल उनका खराब हो जाए तो वो उनको लोन दिया करते थे ताकि इससे रिकवरी हो जाए। बट और इस लोन के बदले में वो हैवी इंटरेस्ट लगाया करते थे, जिसको किसान बेचारे झेल नहीं पाते थे। इस वजह से 1948 में किसानों के द्वारा गुरिल्ला युद्ध किया गया, यानी छुप छुप कर इन जमींदारों को मारा गया, क्रांति की गई और तेजी से इस किसान विद्रोह को कुचला गया, और 1951 में जाकर ये आंदोलन खत्म यानी बंद होता है। नेक्स्ट है किसानों का विरोध 2021 फार्मर्स प्रोटेस्ट। आपको पता होगा, आप सबने इसको देखा भी होगा, सालों भर चलाए गए आंदोलन किसानों के द्वारा, जिसमें मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 3 बिल लाया गया था, और इस तीनों बिल से ही किसान असंतुष्ट थे, वो खुश नहीं थे, और फाइनली इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। क्योंकि दिक्कत उनको ये था कि भाई अपने मंडी में माल खुद बेच सकते हैं, भाई कैसे जाके बेचेंगे भाई, मंडी कहाँ ढूंढेंगे, प्लस हम इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, आप माल को स्टोरेज कर लो और जब लगे कि भाई प्राइस ज्यादा है तो फिर जाके बेच लो। तो भाई एक किसान कहाँ स्टोरेज रखेगा, उसके पास जगह भी तो होना चाहिए ना। तो इसकी कुछ कमियां थी, इसको आगे चल के गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, और फाइनली 1 साल के बाद जाकर मोदी जी ने इन तीनों फार्म बिल को खत्म यानी कि रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से किसानों की यहाँ पे भी जीत। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मूवमेंट है वो चलाए गए हैं। कंक्लूजन में कहा जा सकता है, भारत की जो इकोनॉमी है, एक टाइम पे एग्रीकल्चर उसकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, क्योंकि लोगों को कमाने का साधन एग्रीकल्चर हुआ करता था, और ज्यादातर लोग, भारत की पॉपुलेशन का लगभग 80% लोग एग्रीकल्चर से ही यानी खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस ज्यादा ही रहा है। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के ग्रामीण बाजारों के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। ग्रामीण बाजारों को समर्थन देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज रूरल मार्केट्स, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू सपोर्ट रूरल मार्केट्स। आपको बताना है 2 चीजें। सबसे पहले, भारत में जो ग्रामीण बाजार होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चैलेंजेस इनके पास आता है। ग्रामीण का मतलब गाँवों में, कस्बों में, जो नुक्कड़ पे, गली के कोने पे, गलियों में, मेलों में, त्योहारों में, किसी फेस्टिवल्स के अंदर जब कोई लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं गाँवों के अंदर, तो आपको बताना है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आता है, और हम कौन से कदम उठा सकते हैं इनके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में 2nd नंबर पे आती है, और अब तो भाई हमने चीन को ही पीछे छोड़ दिया। पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ गया भारत। भारतीय ग्रामीण बाजार का स्वरूप काफी बड़ा है, यानी भारत का गाँव एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन सामान को रोजाना खरीदती है, कंज्यूम करती है, यूटिलाइज करती है, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिस्सा जाता है गाँवों से। भारत का जो ग्रामीण बाजार है, इसको अलग अलग चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। अब वो सारे चैलेंजेस कौन कौन से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारतीय ग्रामीण बाजार का मतलब क्या होता है, इंडियन रूरल मार्केट का मतलब क्या है। देखिए, भारत के गाँवों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है उसको कहते हैं ग्रामीण बाजार। इनका उद्देश्य होता है ग्रामीण जनता यानी गाँव में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना, उन तक उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की पहुंच बनाना जो वो लेना चाहते हैं, जो उनके यूज के लिए है गाँवों के अंदर। अब बात करते हैं आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या है गाँव के अंदर का मार्केट होगा। देखिए, भारत के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं गाँव में ही बसती है और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ग्रामीण लोगों को रोजगार की प्राप्ति इससे होती है, यानी कि अगर गाँव के अंदर कोई बाजार वगैरह लगता है या कोई अपना खुद का दुकान भी खोलता है, कोई भी सामान में बेच रहा होता है, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार इससे मिलता है। किसानों का अपने उत्पाद बिक्री हेतु, यानी कि अगर उनको अपने माल को खुद बेचना है तो उनको एक मार्केट मिलता है गाँवों के अंदर, जहाँ पे कोई मान लो कोई मेला लगा है, दिवाली है, होली है, दशहरा है। आपने देखा होगा गाँवों शहरों के अंदर भी अब तो कई लोग स्पेशल उस दिन बेच रहे होते हैं। मेला लगा हुआ है, कोई उत्सव, कोई फेस्टिवल से, तो फेस्टिवल से हिसाब से मान लो दिवाली में कोई दिए बेच रहा है, दशहरे में कोई बच्चों खिलौने बेच रहा है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता है और यहाँ पे लोगों को मार्केट मिल जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है और वो त्योहारों के सीजन में पैसे भी कमा लेते हैं। तो यानी कि इससे क्या होता है, लोगों को अच्छा खासा इनकम मिल जाता है, रेवेन्यू जनरेट यहाँ से हो जाता है। लेकिन चैलेंजेस भी कई सारे आते हैं। वो चैलेंजेस कौन कौन से? सबसे पहला, सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव, यानी कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड कर सके, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव है। यहाँ पे सूचना जो प्रौद्योगिकी है, इन्फॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी ही कमी है, जिस कारण से किसी भी बाजार में मांग के उत्पादन करने की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। अब यानी कि मान लो कि इस मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, ये किसी और जगह तक बात पहुंचा ही नहीं पाती। इतनी टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं हो पाई है कि जब इनको जो चाहिए
चाहिए उसको उसी टाइम पे वो चीज मिल जाए और लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएगी। बट ऐसा हो नहीं पाता। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो तो स्टोरेज कर लेता है, इसलिए जिसके पास ज्यादा जमीन है, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो या बिजनेसमैन हो, वो जल्दी अमीर बनता है, फायदा उसको ज्यादा होता है। कम जमीन वाला किसान कम फायदेमंद में रहता है भाई, इसलिए ये डेवलप नहीं हो पाता हमारा गाँव। गाँव को डेवलप करने के लिए सभी तक रिसोर्सेज की पहुंच होनी चाहिए, तब जाके लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छी संचार व्यवस्था की कमी, यानी कि लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप देखोगे तो संचार व्यवस्था की भी कमी है, अच्छे से बातचीत ही नहीं हो पाती। यानी कि व्यापारियों यानी जो ट्रेडर्स हैं, जो माल बेचने वाले, और उपभोक्ताओं यानी जो माल खरीदने वाले हैं, हम और आपके जैसे लोग जो माल खरीदेंगे, जो कंज्यूम करेंगे, इन दोनों के बीच में अच्छे से बातचीत ना हो पाना भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीजों को समझा नहीं पाते। गाँव के अंदर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं, गाँव के अंदर बाजार भी घर से कितने दूर दूर होते हैं, लोगों को अपने गाँव से कहीं दूर जाना पड़ता है मेन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती और बाजार के जो ट्रेड एक्टिविटी है इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है, मिसकम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन में कमी होने का। नेक्स्ट क्या है, मानसून पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ मानसून। अगर आप देखोगे तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहाँ पे बरसात बेमौसम आ जाए या इतनी बरसात आ जाए कि सड़कों के पूरा भर दे भाई पानी है पानी। ऐसे में जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो भी खराब होती है और कई बार सड़कें जाम हो जाती है भाई। बारिश की वजह से ट्रैफिक होता है, रोड जाम बढ़ जाती है। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजा जा रहा है तो ये पहुंचने में दिक्कत करती है, तो ये सही टाइम पे नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ट्रेड एक्टिविटी में रुकावट आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषाई और बोली की समस्या, यानी कि लिंग्विस्टिक एंड डायलेक्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप देखोगे तो भारत के अलग अलग डिफरेंट एरियाज के अंदर अलग अलग लैंग्वेज यानी कि बोलियां बोली जाती है। अब बाजार के लिए जरूरी है कि आपको उस एरिया की वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मान लो कि आप नॉर्थ इंडिया के हो और आपको साउथ इंडिया में जाना है कोई बाजार करने के लिए, मार्केट लगाने के लिए, तो आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां की लैंग्वेज थोड़ी तो आनी चाहिए। वहां के लोकल लोगों के साथ बात करने के लिए आपको उनको समझाना आना चाहिए। अब इसके लिए आपको उनकी लैंग्वेज की समझ भी होना जरूरी है। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है भारत के अंदर, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे नई लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, वहाँ की लैंग्वेज उनको समझाना बड़ी बात है। अब अपना कोई माल बेच रहा हो तमिलनाडु के अंदर, तो आप उनको क्या हिंदी बोल के समझाओगे? नहीं, उनको तमिल में ही अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए लैंग्वेज का जो बैरियर है ये थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है एक ट्रेडर्स यानी व्यापारी के लिए। अब अदर प्रॉब्लम्स भी है, क्या क्या? अब मान लो मार्केट के टाइम पे कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए जो सब कुछ तहस नहस कर दे, तो ऐसे डिजास्टर हो गए, कुछ बीमारियां हो गई, फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह आ जाए, बेमौसम बारिश आ जाए, वस्तुओं की ही कमी हो जाए, ट्रांसपोर्ट ना जा पाए एक जगह से दूसरी जगह पे, इन सभी कमियों की वजह से भी जो गाँव का मार्केट है वो भी काफी इन्फ्लुएंस होता है, काफी प्रभावित होता है, जिस वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण बाजारों को समर्थन देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव अगर मान लिया जाता है या इनको ठीक कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो गाँव के मार्केट है इनको फायदा होगा। पहला पॉइंट क्या है, उत्पाद की पहचान यानी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कीजिए। गाँव के अंदर जो लोग रहने वाले हैं इनकी जरूरतों को पहचानिए, आखिर उनकी क्या नीड है। जैसे मान लो अचार, शैम्पू, बिस्कुट, कपड़े धोने के पाउडर, ये कुछ प्राइमरी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गांव शहरों में कोने कोने में सभी को चाहिए। तो इन चीजों को पहचान कर मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी उपलब्धता होनी चाहिए, हर समय जितना मर्जी चाहे स्टॉक होना चाहिए, तब जाके गांव की जो डिमांड है उनको फुलफिल किया जा सकता है। ज्यादा सामान बिकेगा तो फायदा भी ज्यादा हो। नेक्स्ट क्या, कीमत का निर्धारण यानी कि प्राइसिंग, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इतना सस्ता रखो ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए और ले सके। अब कोई सामान सस्ता कैसे होगा? मान लो मेरे को ये चीज बनाना है तो इसको बनाने के लिए मेरे को कॉस्ट कितनी आई है? अगर मान लो कॉस्ट अगर 5 रुपए आई है तो इसको मैं 10 रुपए में बेच सकता हूँ। अगर इसको बनाने में मेरी कॉस्ट 50 रुपए आ गई है तो इसको मैं बेचूंगा 100 रुपए में, तो भाई कौन खरीदेगा? यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया गाँवों के लिए। तो इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं को बनाना चाहिए और सस्ते माल यानी कि कॉस्ट को कम से कम रखना चाहिए ताकि हम बेचे भी इसको कम प्राइस में तो आराम से बिक जाए और आसानी से लोग इसको खरीद भी सके। इसलिए कीमत यानी प्राइसिंग को भी सही से डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या, उत्पाद का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मींस उत्पाद का वितरण इस तरीके से हो ताकि गांव की जो जरूरतें हैं, गांव के मार्केट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जितने भी प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्ट हैं। अब इसके लिए सहकारी समितियां बने भाई। सहकारी समितियों का ये काम हो कि कौन सा प्रोडक्शन एक गाँव में जाना चाहिए, किन चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा गाँव के अंदर, इन चीजों को एनालाइज करे और समय समय पर जानकारी मार्केट के अंदर लोगों को देते रहे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या, उत्पाद का प्रचार। दैट मींस प्रोडक्ट का प्रमोशन भी तो होना चाहिए ना। अब जन जन तक लोगों तक पहुंचाना है तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना होगा। वैसे भी आजकल का दौर ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है, जिसके अंदर आज एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ गई है, बिना किसी रोक टोक के साथ व्यापार कर पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसके दोनों पॉइंट है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव भी है। पॉजिटिव में क्या है कि इस देश का माल हमारे देश में आता है तो सस्ते सस्ते माल हमारे देश में आ जाता है, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है, कोई सा भी माल वो ले सकते हैं। और हमारे देश के अंदर आने से हमारे देश की गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है और हमारे देश में कोई इंडस्ट्री खुलती है किसी बाहरी देश की तो हमारे देश को रोजगार भी मिलता है।
बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे देश के अंदर अगर बाहरी माल आ जाए तो डोमेस्टिक जो हमारे देश का माल है उसको कौन पूछेगा भाई, क्योंकि हमारे देश में जो बना हुआ है वो माल महंगा होता है। बाहर के माल इसलिए पसंद आ जाते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। अब चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे भी हो, आप चाइनीज माल को देख लीजिए भाई, चलेगा तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, यही हाल है ना, लेकिन सस्ता होता है, लोग लेते हैं भाई। एंड में कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि भारतीय ग्रामीण बाजार व्यवस्था एक कंटिन्यूटी के साथ चलने वाली प्रोसेस है, जिसका इंपॉर्टेंस अब गाँव नहीं बल्कि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हो गया। तो गाँव का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि गाँव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। गांधी जी ने ये लाइन कही थी, भारत के हर एक गांव का विकास करना होगा, तभी जाके भारत भी एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है हर एक एरिया के अंदर। छोटे छोटे इंडस्ट्रियों को प्रमोट कीजिए ताकि फायदा ज्यादा हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार और उद्योगीकरण 1991 के बाद क्यों हुए, यानी कि व्हाई डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन इन इंडिया आफ्टर 1991। आपको बताना है इस क्वेश्चन में दो चीजें। सबसे पहले भारत में आर्थिक सुधार क्यों हुआ और 1991 के बाद ही ये क्यों हुआ, इन दोनों घटना के बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है इसमें कि भारत को 1947 में आजादी मिली। तो जिस टाइम भारत को आजादी मिली उस टाइम पे एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी को लेकर कृषि में रिफॉर्म करना, अच्छे किस्म के बीज लाना, किसानों को सब्सिडी देना, एमएसपी देना एंड रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का जैसा मुद्दा हो गया, वायलेंस हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, धार्मिक रूप से दंगे हो गए, पॉलिटिकल यूनिटी हो गया, ये स्टेब्लिश करना, सोशल इक्वालिटी हो गया, भूखमरी से लोगों को आजाद दिलवाना, ऐसी कुछ सामाजिक समस्याएं थी जो भारत की आजादी के टाइम पे बहुत ज्यादा ही गहरी थी। और इस टाइम पे इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया। और ये 5 ईयर जो प्लान का सिस्टम है ये हमने रसिया यानी कि यूएसएसआर के सिस्टम से लिया था हमने, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज हम रूस कहते हैं। तो यहाँ से भारत की सरकार ने ये सिस्टम लिया था और पहली बार ये सिस्टम रूस के ही अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें होता क्या है कि 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता है कि भाई हम हेल्थ पे इतना खर्च करेंगे, डिफेंस पे इतना, एजुकेशन पे इतना, एग्रीकल्चर पे इतना, और इसमें एक लक्ष्य, एक गोल डिसाइड किया जाता है कि इतने % तक हम डेवलपमेंट या इतने % तक हम ये अचीव करेंगे। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजना बनाकर काम किया गया। तो हर साल 5 ईयर प्लान को लागू किया जाता है। बट 1962 में चाइना के वॉर के साथ, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे, और 1975 से लेकर 1978 तक जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इस समय तक 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल था। इसके बावजूद ये भारत के अंदर आर्थिक जो स्थिति थी ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसमें सुधार करने की बहुत जरूरत थी। और 1991 के बाद ये सुधार किया गया। अब आपको पहले ये बताना है कि 1991 के बाद ही क्यों किया गया। देखिए, आपको ये पता है कि 20th सेंचुरी का जो टाइम है, अनेक सैकड़ों इसके अंदर वॉर हुए हैं। 2 तो वर्ल्ड वॉर हो गए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब होता है? 1914 से लेकर 1918 तक, और सेकंड 1939 में स्टार्ट होता है ये, और 1945 में ये खत्म होता है। तो 2 तो वर्ल्ड वॉर हो गए। 1945 में जैसे ही कोल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो इसके बाद स्टार्ट होता है 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। तो 1945 से लेकर 1991 तक क्या हुआ ये थोड़ा समझना होगा आपको, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी समझ में आ जाए। इस बीच में कोल्ड वॉर हुआ, और कोल्ड वॉर को क्या कहा जाता है? इसके अंदर 2 ग्रुप बन गए, एक तरफ यूएसए का ग्रुप और एक तरफ यूएसएसआर का ग्रुप। यूएसए ग्रुप जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, और यूएसएसआर का ग्रुप यानी कि जिसको आज रशिया कहते हैं, ये सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को सपोर्ट करता है। इसकी आइडियोलॉजी समाजवाद की है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, जो कि अमेरिका में है, और सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, जो कि एक टाइम पे यूएसएसआर के अंदर हुआ करती। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, जहाँ पे भी कैपिटलिज्म हुआ वहाँ पे ज्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर खुद करेगी, यानी कि गवर्नमेंट मिनिमम इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट का काम होगा लोगों को डिफेंस देना, यानी सुरक्षा देना, किसी और देश के द्वारा लोगों पे अटैक ना कर दिया जाए, इससे प्रोटेक्ट करना लोगों को, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, ये कुछ मेजर वर्क हैं जो स्टेट को करना है। बाकी सारे काम, बैंक, इंडस्ट्रीज, काम में फैक्ट्री लगाना है, मार्केट में कौन सा माल बिकेगा, कितने का बिकेगा, ये सब कुछ लोगों पे छोड़ दो। लोगों को सही और गलत में डिफरेंस पता है, इसलिए वो लोग खुद डिसाइड कर लेंगे क्या सही है और क्या गलत, प्राइस कितना रखना कितना नहीं। ये होता है कैपिटलिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट मिनिमम वर्क करती है और मैक्सिमम काम वहाँ के बिजनेसमैन या लोग खुद करते हैं। और कैपिटलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी होता है, जहाँ पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। कैपिटलिज्म यानी कि लिबरलिज्म, या यूं कह लो कि जो अमेरिका की आइडियोलॉजी है, ये डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बात करती है। और साथ ही ये भी कहती है कि कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, एक नहीं अनेक पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। लेकिन जो सोशलिज्म है, जिसको कम्युनिज्म यानी कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों कहा जाता है, ये चाहते हैं कि मैक्सिमम काम स्टेट करे। बट कैपिटलिज्म में इसके ठीक अपोजिट हो रहा था, मैक्सिमम काम प्राइवेट सेक्टर कर रहे थे। बट सोशलिज्म में मैक्सिमम काम स्टेट करेगी भाई, सब कुछ राज्य के हाथ में होना चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री खोलना है, कौन सी बैंक, कौन सी फैक्ट्री, क्या प्राइस बिकेगा, कितने का बिकेगा, मार्केट
मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट यानी स्टेट डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर और सोशलिज्म में पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। जितने बैंक है, इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करता था, जो कि सोवियत संघ की आइडियोलॉजी के अंदर सोशलिज्म में था। बट आगे चल के क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे अमेरिका चाहता था कि अमेरिका की आइडियोलॉजी भारत अपना ले, और यूएसएसआर चाहता था इसकी आइडियोलॉजी भारत अपना ले। बट भारत इन दोनों में से किसी के साथ नहीं गया और भारत एक न्यूट्रल कंट्री बनकर एक अलग देश रहा, क्योंकि भारत को भी नई नई आजादी मिली थी। अगर दोनों में से किसी एक ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेते, जाहिर सी बात है कि दूसरे से दुश्मनी लेनी पड़ती। तो भारत किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहता था। हम नए नए आजाद हुए थे और हम अपनी आजादी फिर से खोना नहीं चाहते, इसलिए हम दोनों से अलग रहते हुए दोनों से ही हमने इकोनॉमिक हेल्प ली और दोनों को ही हमने सही राह दिखाया। कोल्ड वॉर के अंदर दोनों ही ये ग्रुप यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रहे थे, कटमर रहे थे, लेकिन ये पूरा कोल्ड वॉर गोले बम बारूद से नहीं लड़ा जा रहा था। इसमें कोई आमने सामने से नहीं मार रहा था। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, जिसमें अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है, चाहे कैपिटलिज्म हो गया अमेरिका के द्वारा यूएसए के द्वारा, या सोशलिज्म हो गया कम्युनिज्म यूएसएसआर के द्वारा। तो ये अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाह रहे थे। दुनिया के सभी देश इनकी आइडियोलॉजी को अपनाए, इसलिए भारत को भी अपने पक्ष में लेना चाहते थे। बट भारत तो इनके फेवर में नहीं गया। भारत ने नैम को अपना लिया, नॉन अलाइज मूवमेंट, दैट मींस गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोनों गुटों से हमें अलग रहते हुए अपना विकास करना है। हमें किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहना है। तो ये रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइज मूवमेंट। बट हुआ क्या, 1991 आते आते दुनिया के सभी देशों के अंदर जहां पे भी सोशलिज्म था, जैसे यूरोप के जो ईस्ट के पार्ट है, जिसमें हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बोस्निया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, कुछ ऐसे देश है जहां पर सोशलिज्म हुआ करता। बट इन देशों में हुआ क्या, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था। इसलिए 1991 में सब कुछ गवर्नमेंट के पास होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पाया, और किसी को अगर अपनी कंपनी भी खोलनी होती थी सोशलिज्म वाले सिस्टम के अंदर, तो सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ता था, लाइसेंस लो तब जाके खोल पाओगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, जिस वजह से इन देशों की जो इकोनॉमी है कमजोर होते चले गए, क्योंकि इन्होंने अपना ज्यादातर पैसा हथियारों पर लगा दिया। अभी यूएसएसआर ने गलती क्या कर, अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका को फोड़ना है, सारा पैसा इसने हथियारों पर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं 1991 आते आते 25 दिसंबर को सोवियत संघ टूट गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिक्लाइन हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स में बट गया, जितने भी देश थे सब अलग हो, और एक ही उसका उत्तराधिकार बना, वो था रसिया, जो कि यूएसएसआर का ही एक नया रूप है। अब इसका टूटने का रीजन क्या था, 1991 में इसलिए सोवियत संघ टूटा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं। विदेशी कंपनी जब तक हमारे देश में नहीं आएगी, इन्वेस्ट नहीं करेगी, पैसा कहां से आएगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। और 1991 में जैसे सोवियत संघ टूटा, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जैसे 1947 में आजाद होता है, तो इस टाइम पे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म या कम्युनिज्म की, लेनिन या स्टालिन से, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित। तो वो बेशक किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए यूएसए और यूएसएसआर के ऑफिशियली, बट वो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस थे। वो सोवियत संघ के अंदर भी कई बार गए हैं, वहां की आइडियोलॉजी को समझ कर आए, तो जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित थे। इसलिए 1947 से लेकर 1991 तक भारत में जो भी पॉलिसी बनती थी वो सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड हुआ करती, क्योंकि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने आइडियोलॉजी ऐसी अपना ली थी सोवियत यूनियन की। इनका शासन कब तक रहा था, 1964 तक रहा था जवाहरलाल नेहरू जी का शासन, जब तक भारत के अंदर स्टेट कंट्रोल ही इकोनॉमी रही। सब कुछ स्टेट के पास, बैंक, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रेलवे, एलआईसी, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था। प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर था। किसी को अपनी कंपनी भी खोलनी है, पहले सरकार से परमिशन लो, लाइसेंस लो, इन तामझाम की वजह से प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, ना के बराबर था। बट जैसे सोवियत यूनियन टूटा, भाई दुनिया के जैसे की आंखें खुल गई, अरे भाई ये क्या हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया। यानी कि सोवियत यूनियन का हारने का मतलब है सोशलिज्म या कम्युनिज्म, यानी कि जो समाजवाद की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, स्टेट कंट्रोल की आइडियोलॉजी, पब्लिक सेक्टर की आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन की, वो भी खत्म हो गई, और इस प्रकार कैपिटलिज्म की जीत हो गई। तो जैसे ही सोवियत यूनियन हारा और अमेरिका जीता, पूंजीवाद की आइडियोलॉजी की जीत होती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल की बात करती है। और फाइनली भारत ने जाकर भी 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, सोवियत यूनियन के एक बार डिक्लाइन हो जाने के बाद। तो क्वेश्चन में जब पूछा गया कि भारत ने 1991 के बाद ही क्यों अपनाया, तो 1991 से पहले सोवियत यूनियन था और उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर भी था काफी, हमारे कई नेता प्रभावित थे साम्यवाद से, इसलिए भारत के अंदर यही सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब हमें जाके समझ में आया कि भाई अब तो हमारा इससे घड़ा नहीं बनने वाला, हमें अब कैपिटलिज्म को अपनाना ही पड़ेगा। तब जाके 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। अब वो रिफॉर्म क्या थे, वो कौन सी घटनाएं थी कि 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण की शुरुआत की गई, इसके लिए वो कौन कौन सी घटनाएं थी, इसके कारण से शुरू की गई। सबसे पहले 1971 का वॉर, इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ा। युद्ध के अंदर कई रिसोर्सेस हमारे खत्म हुए, जन हानि हुई, धन हानि हुई, इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी कि मेजर वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस अंटिल 1971 तक। 1971 से पहले 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है और 1962 के अंदर चीन के साथ वॉर होता है। तो इस तरीके से इन
तीनों वॉर को झेलने के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई, कई रिसोर्सेस यहाँ पे बर्बाद हुए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या, 1975 में जब इमरजेंसी लगाएगा, इस टाइम पे भी कोई ऐसी हैवी कंपनी नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सरकार के पास इनकम इतना नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत की इकोनॉमी पे 1975 में। एंड इसके बाद क्या, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया 1990 के टाइम पे। जैसे सोवियत यूनियन टूटा, अभी मैंने आपको बताया, भारत के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, हमें अपना सोना IMF और वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके पास गिरवी रखना पड़ गया। और ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ की है, बड़े चंट है भाई, ये कहते हैं हाँ लोन ले लो, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। सोवियत यूनियन की पॉलिसी भारत में इंप्लीमेंट था, हमारे नेता सोशलिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे भाई, बट हुआ क्या, 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अपनी पॉलिसी को चेंज करके खुलापन लाओ, लिबरल बनाओ। तब जाके भारत के इस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने LPG का सिस्टम अपनाया, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, उदार कर दो, खुलापन कर दो, कोई भी कंपनी आए भारत में पैसा लगा सकती है। यानी कि 1991 से पहले कोई कंपनी खोलेगा उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अब क्या हुआ, लाइसेंस राज खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्या, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जो सेक्टर पहले गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, अब उनमें से कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, जो मेजर सेक्टर्स है, बस गवर्नमेंट ने उसी को अपने पास रखा। मान लो कि 15 से 20%, बाकी 70 to 75% सेक्टर ऐसे हुए जो कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, लो भाई तुम खुद संभालो, गवर्नमेंट घाटे में जा रही है। इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि कंपटीशन बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, यानी कि भारत की इकोनॉमी को विश्व के तमाम देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया। अब भारत के अंदर कोई भी कंपनी FDI के रूप में आ सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, भारत के साथ व्यापार कर सकती है, भारत वहां पे अपना माल बेचेगा तो वहां के माल भारत के अंदर आएगा, इससे ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी फिर से रिवाइव करती है। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिसी हुई जिसमें मनमोहन सिंह जी को आज भी बहुत सुनहरे पन्नों पे याद किया जाता है, इतिहास में इनका नाम लिखा जाता है इस LPG की व्यवस्था के लिए। भारत जिसका सोना IMF के अंदर गिरवी रख दिया गया, भाई हमें पैसों की इतनी दिक्कत आ चुकी थी, इस टाइम पे बहुत महामारी छा गई थी, हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस टाइम पे ये सिस्टम अपनाया गया ताकि हम इस क्राइसिस से निकल सके। और हमने सोवियत यूनियन की पॉलिसी को छोड़ा और जो प्राइवेट कंट्रोल में देने लायक था उन सबको प्राइवेट कंट्रोल में दे दिया गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, बैंक हो गए, इन सभी चीजों के अंदर अब विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती थी। और यहीं से आती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी विदेशी कंपनी MNC के रूप में, मल्टी नेशनल कंपनी आती है MNC, तो भारत के अंदर मान लो अपनी कोई कंपनी खोलती है, पिज्जा हट है, बर्गर क्लब है, कई सारे ऐसे विदेशी कंपनी है, पेप्सी, कोका कोला, सब एक MNC है जो कि अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी है जो भारत में आके इन्वेस्ट करती है। इससे क्या होता है, देश की सरकार को टैक्स मिलता है और देश की जनता को रोजगार मिलता है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट की बस की इतनी नहीं थी, तब जाके इसमें रिफॉर्म किया गया, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को प्रमोट किया गया, जैसे स्टील टाटा हो गया, कई सारी चीजों स्टील टाटा को दे दिया गया, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, विदेशी कंपनी को इन्वाइट किया गया, 50% शेयर विदेशी कंपनी को दे दिया गया। इस तरीके से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देकर भारत की जो आर्थिक संकट थे इससे भारत को निकाला गया, ताकि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ भारत आगे बढ़े और भारत की जो तंगी थी उससे भारत को छुटकारा मिले। तो विदेशी निवेश में बढ़ोतरी की गई, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ इससे। एंड LPG की जो नीति रही, इसने पूरा भारत का नक्शा ही बदल डाला, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि LPG का सहारा लेकर उदारीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ाया गया और यहीं से IT रेवोल्यूशन आता है। डेट मींस कह सकते हो आप कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी, इसका एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, इनका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से निकालने में भारत की जो 1991 की सुधार पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है, इसने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन स्टेट पॉलिटिक्स। दैट मींस भारत के अंदर दो लेवल पे पार्टीज होती है। सबसे पहले होती है स्टेट लेवल पर, जिसका सिर्फ एक ही या दो स्टेट के अंदर दबदबा होता है और उस स्टेट के अंदर इनकी बहुत पकड़ होती है। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, बिहार के अंदर RJD, तमिलनाडु के अंदर DMK, पश्चिम बंगाल के अंदर TMC। तो ये सब रीजनल पार्टी है, तो इनका बहुत बड़ा दबदबा है। लेकिन अब जाके आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी स्टेट लेवल पर होती है, इनका स्टेट में पकड़ होता है जिस स्टेट के अंदर वो काम कर रही होती है। दूसरी होती है नेशनल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इनका दो से ज्यादा राज्यों के अंदर दबदबा होता है, जिसमें BJP और कांग्रेस सबसे मेन नेशनल पार्टी है। तो आपको बताना है कि इनका क्या रोल होता है। जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये अपने राज्य के लैंग्वेज, कास्ट या अपनी पहचान को लेकर बनाए जाते हैं। अगर बात करें इनका ओरिजिन कैसे हुआ, देखिए 1950 के डिकेड्स में लोगों के पार्टिसिपेशन को देखते हुए, पिछड़े इलाकों को देखते हुए लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें आगे। जैसे तमिलनाडु में DMK हो गया, पश्चिम बंगाल में TMC हो गई, बिहार के अंदर RJD, JDU वगैरह हो गए, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, ये सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल हो गए। इन्होंने अपने स्टेट के अंदर स्टेट के लोगों की पहचान बनाकर एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और लोगों ने इनको पसंद भी किया, जो कि लैंग्वेज के आधार पर बनती है अपने स्टेट के अंदर, या रिलीजन या कास्ट या अपनी कम्युनिटी को लेकर बनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे कि अपने स्टेट में ये मजबूत बने, जीतने के बाद आगे इनकी बातों को उठा सके। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई यूपी के अंदर, एंड नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इनका बहुत दबदबा होता है। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी की बात करें हम कुछ एग्जांपल में, तो पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर है, और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार में, स्वतंत्र पार्टी, जनता दल, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी भारत की मेजर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इसके अंदर डीएमके, एआईडीएमके, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टी आप डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन स्टेट पॉलिटिक्स। देखिए सबसे पहले तो ये अपने स्टेट, जिस स्टेट की ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये उस स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल्चरल, सोशल जो उनकी नीड है, ये उनको पूरा करने के अंदर सक्षम होते हैं, क्योंकि ये अपने स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके स्टेट के अंदर क्या जरूरत है उनको समझ पाते हैं। अब तमिलनाडु के अंदर क्या जरूरत है वो डीएमके को सही से पता है, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को पता है, तो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट के अंदर वो सालों से काम करते आ रहे हैं। इसलिए नेशनल पार्टी की तुलना में, कंपैरिजन में, जो रीजनल पार्टी होती है इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है अपने स्टेट के लोगों के साथ, और स्टेट के लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि ये अपने स्टेट के मांगों को आगे उठा के ले जाते हैं नेशनल लेवल पर। ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने रीजनल या अपने स्टेट के लोगों की, जो उनकी नीड या उनकी जो इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, भाषा और सांस्कृतिक आधार पर नेतृत्व करना। ये अपने स्टेट की लैंग्वेज, रिलीजन या कास्ट के आधार पर बने हुए पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जैसे डीएमके है, तो ये तमिलों के लिए बनी है तमिलनाडु के अंदर, तो लैंग्वेज के आधार पर या उनके कल्चर के आधार पर ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बनी हुई है और उनकी सरकार भी है। जैसे केरला के अंदर देख लो आप, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। एंड ऐसे कई स्टेट है जहाँ की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा है, वहां पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चलती ही नहीं है। और कई बार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे बीजेपी, कांग्रेस को, जिस स्टेट के अंदर किसी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले उस स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। जैसे बिहार देख लीजिए आप, यूपी देख लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक गठबंधन कर लेते हैं, अलियांस बना लेते हैं, क्योंकि उस स्टेट के अंदर वो रीजनल पार्टी है, उसका दबदबा ज्यादा है, ताकि सहयोग मिले और मिली जुली सरकार ये बना सके। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है, दैट मीन्स वहाँ के जनता के हित में ये डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जनता ने उनको इसलिए चुना क्योंकि वो उसी स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी है। किसी बाहरी पार्टी को वो नहीं चुनते, ताकि लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर भी हो और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़े, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। नेक्स्ट क्या, समर्थन लोगों से जुड़ा। देखिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन ज्यादा मिलता है अपने स्टेट से, क्योंकि ये अपने स्टेट की जो डिमांड है ये नेशनल लेवल पर उठा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी इनको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। एवोल्यूशन में कहा जा सकता है भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखते हुए जो रीजनल या स्टेट लेवल की पार्टीज बनती है, ये अपने स्टेट के अंदर काफी दम रखती है और इनका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिस वजह से ये अपने स्टेट के अंदर काफी मजबूती तरीके से चुनाव भी लड़ते हैं और कई बार जीतते भी और सरकार भी बनाने में सफल होते हैं। और जिस भी स्टेट के अंदर कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होती है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है, तो कांग्रेस या बीजेपी या जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको चाहिए होगा कि भाई स्टेट के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी से बना के रखे या इससे गठबंधन बना ले, यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो इंपॉर्टेंस है ये बढ़ जाता है इस केस के अंदर, अगर उस स्टेट के अंदर उस रीजनल पार्टी का दबदबा ज्यादा है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इनको महत्व दिया जाने लग जाता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे एंड का शॉर्ट नोट्स होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और कोई सा भी आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, बट मैं आपको जितने भी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह भारतीय राजनीति के उपागम, दैट मींस अप्रोचेस टू इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें आपको बताना है कि इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो आपको एक एक करके उन सारे तरीकों को बताना है। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए पॉलिटिक्स दैट मींस डिसीजन लेने की पावर, यानी कि जो पॉलिटिक्स है इसको पावर के साथ जोड़कर देखा जाता है। अरिस्टोटल ने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, और इस बुक के अंदर इसने बताया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है या राजनीतिक जानवर है। क्यों? क्योंकि एक इंसान किसी ना किसी वो स्टेट में रहता है, स्टेट के बाहर कोई भी इंसान नहीं रह सकता, यानी कि एक स्टेट के बिना उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स स्टेट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है वो लोगों पे इंप्लीमेंट होता है और लोग स्टेट के अंदर ही रह रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लोगों पे ही पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रोचेस कौन कौन सा है। सबसे पहला अप्रोच है संस्थागत उपागम, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंपैरेटिवली स्टडी करना, तुलना करना, और इसकी स्टार्टिंग 16th सेंचुरी यानी 1500 ईस्वी के आसपास मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, और 18th सेंचुरी के अंदर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई। इसमें प्रैक्टिकल चीजों को देखा जाता था, तो चीजों को तुलना की जाती थी। मान लो अमेरिका है और इंडिया है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे अमेरिका के अंदर क्या है कि अमेरिका का सेंट्रल लेवल का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्टेट जितने भी अमेरिका में है, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, 50 स्टेट का अलग अलग एक संविधान है, और अमेरिका का भी एक अलग संविधान है, यानी कि वहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों का अलग नियम है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट भारत के स्टेट का कोई संविधान नहीं है। भारत का ही एक संविधान है जो पूरे स्टेट पे लागू होता है, अमेरिका की तरह नहीं है भारत के अंदर। तो ये डिफरेंसेस है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करता है, ये संस्थाओं के बीच में कंपैरिजन करता है, जिसकी स्टार्टिंग 1500-1600 ईस्वी के आसपास ही हो गई थी। एंड इसके बाद एक थिंकर है हरगोपाल, इनकी बुक आई थी द लेजिटिमेसी
लेजिटिमेसी क्राइसिस ऑफ इंडियन स्टेट। और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि एक देश के लिए डेमोक्रेटिक रूल ही सबसे अच्छा होता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं होता बल्कि पोस्ट में होता है। मान लो कि प्रधानमंत्री है तो उस इंसान के पास शक्ति नहीं है भाई, उस पोस्ट पे वो बैठा है उसके पास शक्ति है। दैट मीन्स उस पोस्ट में पावर होती है। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो एक इंसान की क्या वैल्यू है भाई? जो इंसान आज है वो कल चला जाएगा, लेकिन उस पोस्ट पे जो बैठेगा सारी पावर उसी के पास आएगी। इसलिए हरगोपाल जी कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, कानून सबसे ऊपर होता है। एंड इंस्टीट्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, इनमें भी दो प्रकार की संस्थाएं होती है जिनका स्टडी किया जाता है। अब वो कौन कौन सी? सबसे पहला होता है औपचारिक संस्था, यानी कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट और स्थानीय यानी कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है उनका स्टडी किया जाना, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, संसद हो गई, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो संसद के अंदर कानून बनाने और लागू करने का काम करती है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसके अंदर होते हैं देश के प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के सारे मिनिस्टर्स, इन सबको मिलाकर बनता है कार्यपालिका। एंड इसके बाद आती है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स वगैरह। तो इस तरीके से औपचारिक संस्थाओं में सरकार की जितनी भी संस्थाएं इनका स्टडी किया जाता है। लेकिन दूसरी है अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाओं यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन तीनों के अलावा जो बच गए उनका स्टडी किया जाता है, जैसे कि एनजीओ हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, मीडिया, फैमिली, स्कूल्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सारों चीजों का स्टडी किया जाता है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर शक्ति, एक देश की इकोनॉमी और देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच में गहरा संबंध होता है। जिस भी देश के अंदर पॉलिटिक्स सही से नहीं चल रही है, मान लो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आ रहे हैं, फिर सरकार गिर जा रही है, तो इस कंडीशन में उस देश के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाता है, यानी कि सरकार स्टेबल नहीं बन पाती और इस वजह से कोई भी उस देश के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। भाई सबको यही लगेगा भाई इस देश के अंदर सब अपने आप ही मर कट रहे हैं, भाई सरकार आ रही है, जा रही है, तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योर होगा या नहीं होगा, इसलिए कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। जैसे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में यही होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में गहरा संबंध होता है, जिसमें राजनीति में शक्ति के बारे में पढ़ा जाता है और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के अंदर उत्पादन, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और देश के जीडीपी के अंदर वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। एंड उदारवादी दृष्टिकोण यहाँ पे आता है, लिबरल अप्रोच, जो ये कहता है भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बूम पाया था 1960s के डिकेड्स में, क्योंकि इस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? कृषि यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्रॉप्स को इतना ज्यादा उगाना कि वो सरप्लस हो जाए और भारतीयों की नीड्स को पूरा करने के साथ साथ हम उसको बाहर के देशों में बेच भी सके, यानी कि उसका एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इस तरीके से जब 1960 में हरित क्रांति चलाया गया तो भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बूम पाया और हम इंडिपेंडेंट बन पाए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। गेहूं जैसे प्रोडक्शन भारत के अंदर सरप्लस होने लग गया। एंड 1991 में जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, इसके अंदर एलपीजी अपनाया हमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा भारत की इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल अप्रोच, दैट मीन्स सांस्कृतिक उपागम। देखिए इसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि लोगों के मत क्या है, यानी कि लोग क्या सोचकर किसी को वोट करते हैं, वो आखिर उनका विश्वास क्या है, वो पक्षपात तो नहीं करते, लोगों के बीच में किन चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन चला आ रहा है एक देश के अंदर, इन चीजों का स्टडी किया जाता है कल्चरल अप्रोच के अंदर। जैसे कि 1963 के अंदर सिडनी बर्बा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नागरिक संस्कृति, दैट मीन्स सिविक कल्चर। और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म, ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एक देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन तीनों का ही स्टडी किया सिडनी बर्बा ने अपनी बुक के अंदर। तो इस प्रकार कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का गहन अध्ययन करने के लिए तीन अप्रोच है और ये तीनों अप्रोच इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भूमि अधिग्रहण, दैट मींस लैंड एक्विजिशन। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? देखो अधिग्रहण का मतलब होता है या तो उस पर कब्जा कर लेना या उसको खरीद लेना, यानी कि एक्विजिशन कर लेना। तो भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन को लेकर भारत के अंदर कई सारे एक्ट बने हैं और इन एक्ट को हम पढ़ेंगे इस वाले पूरे आंसर के अंदर। देखिए भारत के अंदर कई सारे पुराने कानून थे, उन कानूनों को खत्म कर 1894 में अंग्रेजों के टाइम पे एक कानून बनाया गया था लैंड एक्विजिशन का, और जिसमें ये कहा गया था कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी भूमि हम ले सकते हैं, यानी कि अंग्रेज कहते थे ले सकते हैं, और इसमें इसका मिसयूज भी किया जाता था। वो आदिवासी जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी भूमि छीन लिया करते थे अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को सताया जाता था लैंड एक्विजिशन के नाम पे। अंग्रेजों के टाइम पे ये खुला आम किया जा रहा था। तो भूमि अधिग्रहण का आपको डेफिनेशन बताना होगा। किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार के द्वारा जब किसी भूमि को कब्जे में लिया जाए या उसको खरीद लिया जाए, ये कहते हुए कि भाई हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे हम फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, तभी हम ये भूमि ले रहे हैं, और उसको उचित मुआवजा कंपनसेशन दे दिया जाए जिसकी ये भूमि यानी लैंड थी और जिससे ये जमीन या भूमि ली जा रही है, उसको कंपनसेशन दे दिया जाए। नेक्स्ट क्या, ब्रिटिश काल के अंदर भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या था और इसका नेचर क्या था, यानी कि लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है ये ब्रिटिश काल के दौरान क्या था, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जब भारत गुलाम था। देखिए 1894 के अंदर भूमि अधिग्रहण को लेकर कानून बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक उद्देश्य से यानी कि पब्लिक के लिए हम भूमि खरीद सकते हैं किसी से भी,
सरकार किसी भी कारण से भूमि खरीद सकती है, ये दावा कर सकती है कि वह ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसलिए सरकार इस जमीन को ले रही है। अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया, वो किसी की भूमि छीन लिया करते थे। 1824 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट जब पारित हुआ था, इस एक्ट में कहा गया था कि जो भूमि अधिग्रहण है यानी कि जो लैंड एक्विजिशन है, इसका मकसद होता है इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना, ताकि हम आर्थिक विकास कर सके, इंडस्ट्री वगैरह लगा सके, फैक्ट्री खोल सके, वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ा सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यही कहा जाता था कि हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए जमीन ले रहे हैं, लोगों की जमीन लेकर वहाँ पे हम वेलफेयर के लिए काम करेंगे। 1850 में फिर से एक एक्ट लाया गया और इस एक्ट के अंदर कई सारे चेंजेस किए गए, जिसमें ये कहा गया कि पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर हमें ये लगता है कि भाई हमें इस जमीन की जरूरत है, तो ये जमीन बिना किसी लीगल रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कानूनी रोक टोक के ये जमीन छीन ली जाएगी। तो 1850 के इस अधिनियम के द्वारा कह सकते हो कि लोगों के ऊपर बाउंडेशन लगा दिया गया। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिल गई, इस टाइम भी चेंजेस किए गए। अब वो चेंजेस क्या थे? देखो, आज़ादी मिल जाने के बाद भारत में ये ट्रेडिशन जारी रहा, केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर रोड बनाने के लिए, राजमार्ग यानी कि बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए, बिजली परियोजनाओं के लिए, कई सारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट चलाती थी। इन चीज़ों के लिए या डेवलपमेंट के लिए सरकार जमीन खरीद सकती थी या जमीन को ले सकती थी या उसको अधिग्रहण कर सकती थी, सरकार को कंपनसेशन देना होता था। बट ये इतना कम होता था कि लोग इससे नाराज हो जाते थे, तो लोग इसके अगेंस्ट में ही बोलते थे भाई। लेकिन जब 1991 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, उस टाइम पे लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। यानी कि जो पहले गवर्नमेंट के पास था, सरकार ने उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, बिजली के लिए, राजमार्ग के लिए, वहाँ पे आवास वगैरह, घर वगैरह बनाने के लिए। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, 1894 के अंदर जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पारित किया गया था, पास किया गया था, अब इसको फिर से लागू किया गया, इसका नाम बदलकर 2013 के अंदर, जिसको भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम का नाम दिया गया और इसमें कई सारे नए नए विचारों को जोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी जब बीजेपी की सरकार आती है 2014 के अंदर मई में, तो लैंड एक्विजिशन को लेकर इन्होंने नया नियम निकाला और कई सारे इन्होंने रिफॉर्म भी कर दिया इसके अंदर। 13 के एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को इन्होंने सुधारा। इसमें कहा गया था कि जो निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी लैंड दी जा सकती है। बट 2015 में बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है, अध्यादेश लेकर आती है, और जिसमें कहा गया था निजी कंपनी, 2013 के अंदर निजी कंपनी को हटाकर इसने निजी संस्थाओं नाम बदल दिया। यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी जमीनें ले सकती थी, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई कॉर्पोरेशन हो गई, एनजीओ वगैरह हो गई, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, अब कोई भी जमीन ले सकती थी, किसी के पास रेस्ट्रिक्शन नहीं था। चाहे हॉस्पिटल खोलने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, स्कूल्स खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए वो भूमि खरीद सकते थे। ये जो सीमाएं लगाई गई थी, लिमिटेशन पहले लगी हुई थी, ये समाप्त कर दिएगा। पहले क्या था कि सब सरकारी ले सकती है, अब सरकार नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, आपको जो जमीन चाहिए आप उसको ले सकते हो, बस आपको उचित मुआवजा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रभाव यानी कि इंपैक्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। देखिए, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। अब मान लो कि जहाँ पे सालों साल से लोग रहते आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग पहुंचते हैं भाई कि हमें ये जमीन चाहिए, यहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं पहले से सालों साल से, भाई अब वो कहाँ जाएंगे? तो गाँव और शहरों की ये आम प्रॉब्लम बन गई कि लोगों को वहाँ से कहीं और जाना पड़ता था, उनको वहाँ से माइग्रेट होकर, विस्थापित होकर कहीं और जाकर बसना पड़ता था, तो इससे उनका घर उजड़ जाता था। और ऐसे ही कई बार बांध यानी डैम बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, खनन यानी बिजली परियोजनाओं के लिए, सड़क वगैरह के लिए कई सारे भूमि को सरकार के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ले लिया जाता था। और इसमें बेचारे पिछते थे आदिवासी यानी ट्राइबल्स ग्रुप्स के लोग होते थे, और जिनके द्वारा भूमि ली जाती थी, लैंड एक्विजिशन किया जाता था, वो इसको उचित ठहराते थे कि नहीं भाई ये सही है, ये देश के हित में है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, देश के कल्याण के लिए है, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा फाइनली। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था किस पे? आदिवासियों पे। आदिवासियों ने मिलकर इसका काफी बार विरोध भी किया है, क्योंकि आदिवासी जो जंगलवासी है वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ इनका ही कल्चर चलता है, सालों साल से रहते आ रहे हैं। बट इनकी भूमि को भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई एरिया के अंदर इन आदिवासियों की भूमि को भी जब्त कर लिया जाता है। 1950 के दशक में हीराकुंड पनबिजली बांध जब बनाया जा रहा था, इसके खिलाफ भी काफी विरोध किया गया था। एंड गांव के जो गरीब और आदिवासी लोग हैं, इन्होंने भी विकास के नाम पे जो इनकी भूमि छीन ली जाती है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो कई बार ऐसा हुआ है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लैंड एक्विजिशन किया जाए, बट सोशल जस्टिस के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, इक्वालिटी सबके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें आपको बताना है कि हरित क्रांति एक ग्रीन रेवोल्यूशन था। हरित का मतलब होता है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 और 68 के बीच में हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था? मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स है उसको सरप्लस करना, यानी कि इतनी क्रॉप्स या इतनी फसलें उगाना जो भारतीय को जोड़ते हुए पूरा करने के बाद भी इतना बच जाए कि हम उसको बाहर भी बेच सके। इससे भारत इंडिपेंडेंट बनेगा कई मामलों में। और इसके लिए हमने कई मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज भी किया और कई हमने उच्च किस्म के बीजों का यूज किया, सीड्स वगैरह, जैसे HYV के बीज हमने यूज किए, ट्रैक्टर हो गए, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक, उर्वरक वगैरह यूज किया हमने। कीटनाशक मतलब जैसे कि फसल तेजी से हो गए, और मिट्टी को हमने उर्वरक बनाया यानी कि फर्टिलाइजर बनाया। तो इस तरीके से HYV के सीड्स हो गए, कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह से हमने इसको इंपोर्ट किया। ट्रैक्टर्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए। इन्होंने क्या किया, इन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के यूज से एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज आया। एक तरीके से कह लो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन का मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे, क्योंकि हरा भरा होता है हमारा पूरा कृषि, इसलिए ग्रीन वर्ड यहाँ पे यूज किया।
किया गया। तो हरित क्रांति का मतलब आधुनिक उपकरणों, मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना हरित क्रांति कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको इसमें यही बताना है। नेक्स्ट क्या है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। इसका सबसे पहला इंपैक्ट हुआ कि जो एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स वगैरह उगाए जा रहे थे, इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लग गई। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न मतलब जो फूड प्रोडक्शन है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसमें भारी वृद्धि देखी गई। जैसे गेहूं, इतना सरप्लस हुआ, लगभग 55 मिलियन टन का उत्पादन किया गया इस टाइम पे गेहूं का। तो गेहूं इतना सरप्लस हुआ कि भारत में बचने के बाद भी इसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट करने लग गए। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में भारत इंडिपेंडेंट बन गया, आयात पर अब भारत कम निर्भर हो गया, यानी कि अब हम बाहर से खरीद कम रहे थे, अब बेच ज्यादा रहे थे। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा तो इस टाइम पे भारत की जो बढ़ती आबादी है उनकी जरूरतों को पूरा कर रही थी प्रोडक्शन, और जितने भी बड़े हुए प्रोडक्शन थे हम उनको स्टॉक में भी रख रहे थे, जिसका हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर के देशों को। जिस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से पूरी दुनिया भर के अंदर जाने जाते। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जब भारत के अंदर दिक्कत आ रही थी अनाजों की, अमेरिका वेस्टर्न कंट्री से हेल्प मांगते हैं, बट हेल्प मांगने चक्कर में वेस्टर्न कंट्री वाले हमारे सामने शर्त रख देते हैं, भाई ये कंडीशन है, शास्त्री जी वापिस आ गए। ये वापिस ऐसा है, कहा पूरे भारत के लोगों से, पूरे भारत के लोग हफ्ते में किसी एक दिन अपना उपवास रखिए, फास्ट रखिए, अनाज बचेगा इससे। और लाल बहादुर शास्त्री जी की इसी बातों का पूरे भारत के लोगों ने माना, एक दिन सभी ने व्रत रखना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि अनाज भी बचेगा, फास्ट भी हो जाएगा भाई, और इससे सरप्लस भी हुआ। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। जनता के बीच में डर पैदा हो गया था, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, महामारी आ जाएगी, लेकिन आउटकम क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, इससे गाँव के अंदर रोजगार भी बढ़ा, एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स भी बढ़ा, और जो सरप्लस हुआ इसकी बिक्री बाहर भी होने लग गई। हाँ, लेकिन आगे चल के इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पहुंचा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। 3 से 4 साल तक इसका फायदा पहुंचा भारत के लोगों को। इसका फायदा पहुंचा हरियाणा के कुछ हिस्से में, पंजाब का जो वेस्ट का पार्ट है और यूपी का जो वेस्ट का पार्ट है, यहाँ के ही कुछ हिस्सों को इसका फायदा पहुंचा। यानी कि जो पहले से अमीर थे उनको ज्यादा इसका फायदा पहुंचा, क्योंकि जो आपको मैं बता रहा हूँ कि नए नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना, और ये आम किसान तो यूज नहीं कर पाएगा, इन टेक्नोलॉजी का उन्हीं लोगों ने यूज किया जो पहले से अमीर थे, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान, तब जाके इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाया। तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी यही है कि ज्यादा दिनों तक इसका बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा, बड़े हिस्सों तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया, कुछ ही हिस्सों तक लिमिट रह गया, हरियाणा, पंजाब और यूपी तक। अब हम बात करते हैं जनता पार्टी का उदय हुआ और हरित क्रांति का विकास हुआ। यानी कि आपको पता है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, उस टाइम पे पूरे देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1977 के अंदर जब जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आती है, आपातकाल हटता है, तो मोरारजी देसाई के बाद एक साल के लिए 1978-79 के दौरान आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि इस टाइम पे भारत के एक बहुत बड़े किसान नेता थे। ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्होंने ही इंदिरा गांधी सरकार को हटाने में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था, और 1950 के दशक से ही ये किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जनता पार्टी जब सरकार आई तो लगातार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए किसानों को सब्सिडी वगैरह दी गई, इससे किसानों को प्रॉफिट भी हुआ। यानी कि एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत फिर से जनता पार्टी के टाइम पे कर दी गई, क्योंकि पहले 1965 से लेकर 1967 तक चलता है ये, फिर से इसकी शुरुआत 1977 में की गई जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। इस टाइम पे भी 121 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला देश बन चुका था। 1980 के डिकेड्स में भारतीय कृषि व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, कृषि में बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा था, किसानों को प्रॉफिट भी हो रहा था। 1980 के टाइम पे 3.4% की विकास दर से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, जो कि आजादी की तुलना में सबसे ज्यादा था, ये आपको ध्यान रखना है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। इसमें जो रसायन यूज किए गए, जो इसके अंदर केमिकल्स वगैरह यूज किए, ये काफी पॉल्यूटेड थे, जिसका एनवायरमेंट के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा, और यहाँ की मिट्टी भी काफी प्रदूषित हो गई थी। जहाँ पे फसल उगाया जा रहा था वहीं पे इन केमिकल्स का यूज भी किया जा रहा था, तो सोइल फर्टिलाइजर जो था वो भी खत्म हो गया, नष्ट सा हो गया था। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन में सभी फसलों को फायदा नहीं पहुंचा, कुछ ही फसल यानी कुछ ही क्रॉप्स को सरप्लस में उगाया गया, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, बस इन्हीं क्रॉप्स का सरप्लस हुआ। बाकी जो नॉन फूड प्रोडक्शन थे यानी गैर खदानों को छोड़ दिया गया, बस इन्हीं का प्रोडक्शन ज्यादा किया गया, इसलिए बाकी के हिस्सों को छोड़ने से उनमें हम पीछे रह गए। हाँ, बेशक इनका प्रोडक्शन हमने ज्यादा किया, तो बार बार एक ही फसल का चक्र उगाने से मिट्टी के जो पोषण तत्व है, मिट्टी के जो फर्टिलाइजर सिस्टम है, जो न्यूट्रिशन थे, वो भी खत्म हो गए। गैर खदानों में उत्पादन कमी हुई, यानी कि नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर कमी आई। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नए तकनीकों ने, अच्छे किस्म के बीजों ने उत्पादन में बढ़ोतरी करी, कई सुधार भी किए गए, देश खाद्यान्न यानी कि फूड प्रोडक्शन के मामलों में सेल्फ डिपेंड बन पाया। हालांकि इसका फायदा कम समय के लिए हुआ, लेकिन दुनिया को हमने दिखा दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा फूड प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा उत्पादन करके भारतीयों और भारत के बाहर के जो भी देश है उनको भी बेचकर उनको जरूरतों को भी पूरा किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट है, मोदी शासन के तहत आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर मोदी रूल, यानी मोदी गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से सुधार किए गए। 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1989 से लेकर 2014 के बीच तक किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, यानी बहुमत नहीं मिला था। 1989 के बाद 2014 में पहली बार किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली, वो थी बीजेपी।
दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद 2019 में फिर से इलेक्शन होता है, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और अब फिर से 2024 में इलेक्शन होने वाला है और फिर देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। अभी का वातावरण देख के लगता है कि मोदी जी फिर से रिपीट करने वाले हैं। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि मोदी जी ने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए हैं। अब उन्हीं रिफॉर्म को आपको बताना है जो कि इकोनॉमिक मामले में किए गए। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वह वर्ल्ड से यानी कि विश्व से अच्छे संबंध बनाना, इसमें ग्लोबलाइजेशन को मजबूत किया गया। मोदी जी आज कहीं विश्व में जाते हैं किसी और देश के अंदर दौरा करने के लिए, तो वो घूमने नहीं जाते हैं, वो एफडीआई के लिए जाते हैं, एमएनसी के लिए जाते हैं। जैसे कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए, भारत में ज्यादातर कंपनीज आएगी तो जाहिर सी बात है भारत में पैसे इन्वेस्ट करेंगी, देश के गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और देश के लोगों को रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे दोनों को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है। तो मोदी जी एफडीआई के लिए जाते, तो विदेशों से संबंध बनाकर विदेशी कंपनी को भारत के अंदर न्योता देने, ताकि भारत के अंदर विदेशी कंपनी आए और यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़े, भारत की सरकार को भी फायदा हो, देश की जनता को भी। पहले पॉइंट आपको बताना विदेशों से आर्थिक संबंध यानी कि फॉरेन कंट्री से वर्ल्ड से इकोनॉमिक रिलेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, देश के अंदर जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू किया गया था, जिसके अंदर फैमिली के सभी मेंबर का बैंक अकाउंट खोला गया इसके अंदर, और अकाउंट खुल जाने के बाद सभी लोग डिजिटल कनेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं इसके अंदर लोगों ने जो भी पैसा रखा, इससे आज तक इतना पैसा इन अकाउंट के अंदर आ चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना रखने से सरकार के पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट पहुंचा। नेक्स्ट क्या है, बैड बैंक। देखिए बैड बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोला जाता, बैड बैंक को सरकार ने इसलिए खोला था ताकि बैंकों का जो बैलेंस बिगड़ गया है उस बैलेंस को सुधारा जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंकों के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए, बैंकों का जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाए, यानी कोई पॉलिसी वगैरह है, कहीं पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो उन सबको ठीक बैड बैंक ही करता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, दिवाला और दिवालियापन, दैट मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अगर आप देखो तो नया दिवालियापन संहिता विधेयक 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इसके तहत भारतीय बैंकों का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मेंट एसेट, यानी कि ऐसे एसेट जिनका कोई काम ही नहीं है और वो बोझ बने पड़े हैं, तो उनको साइड से निकालना। अगर बैंक कोई दिवालिया हो जाती है तो इसके लिए रिजर्व बैंक है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी फाइनेंस पॉलिसी को फिर वो बनाने लगते हैं ताकि कोई बैंक दिवालिया ना हो और दिवालिया होने से पहले ही चीजों को ठीक कर दिया जाए। क्योंकि आप देखोगे तो पिछले सालों के अंदर कई बैंक दिवालिया हुए थे और इससे उन लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है जिसका अकाउंट होता है उस बैंक के अंदर। तो सरकार ने ये चीज बहुत अच्छा किया ताकि कोई बैंक दिवालिया ना हो जाए और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंक को करप्ट होने से पहले ही बचा ले। नेक्स्ट क्या है, रेलवे बजट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। भारत के रेलवे मिनिस्टर के द्वारा रेल की कंडीशन को सुधार करने में हमेशा से कोशिश किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। रेलवे की पूरी तस्वीर बदल दी गई। पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, बट अब क्या है, रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत 2030 तक भारतीय रेलवे का पूरा जो नक्शा है उसको बदल दिया जाएगा, यानी पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो बुलेट ट्रेनों का जो सपना है भारत के अंदर लाने का, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो रेलवे के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे बड़ा सुधार यही है, क्योंकि सेंटर और स्टेट की जो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे उन सबको खत्म कर अब एक ही टैक्स बना दिया गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी देना होगा। जीएसटी में एसजीएसटी शामिल होता है, सीजीएसटी शामिल होता है, यानी कि सेंटर स्टेट लेवल का अलग अलग टैक्स होता है, बट जीएसटी के नाम से ही वो जाता है। पहले क्या होता था कि 70 किस्म के टैक्स देने पड़ते थे, अब इनको खत्म करके सरकार ने एक ही टैक्स बना दिया, वो है जीएसटी। हाँ, इनकी कुछ अपनी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग इससे आलोचना भी करते हैं, बट सरकार इससे कमियों को दूर करने में भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट मींस यूपीआई। ये बात तो मानना पड़ेगा बोस कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से इंटरनेट पे रेवोल्यूशन आ चुका है, इंटरनेट इतना सस्ता हो जाना, दूसरी बात डिजिटल पेमेंट में लेन देन करना, यूपीआई के तहत गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनका यूज बढ़ गया। 2016 में जैसे जियो आया था उसके बाद तो समझ लो कि पूरा माहौल बदल गया था पूरे भारत। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो गए। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग फोन यूजर्स है और लगभग 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूजर्स है, यानी कह सकते हो भारत के बहुत बड़ा मार्केट भी है। और इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाया गया सरकार के द्वारा यूपीआई का यूज करते हुए, ताकि कोई करप्शन ना कर पाए। और सरकार भी कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रही है कि सरकार भी सबको यही कहती है भाई डिजिटल पेमेंट लो, कैशलेस सोसाइटी बनाओ, पेमेंट फोन से करो, ताकि सरकार के पास भी डेटा रहे। आप लेन देन ज्यादा करोगे सरकार पकड़ लेगी करप्शन से बचने के लिए भाई। और सरकार ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है अपने ट्रांसपोर्ट में, सड़क के अंदर। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा सैल्यूट है भाई कि उन्होंने भारत का पूरा सड़क का हुलिया बदल डाला। आज ऐसे मस्त मस्त हाईवे बना डाले उन्होंने, जहाँ पे जाने में आपको 10-10 घंटे लगते थे, वहाँ पे आप 2.5 से 3 घंटे पहुंच सकते हो। यानी कि नितिन गडकरी जी के द्वारा जो सड़क पे काम किया गया है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है। भारत के अंदर व्यापार यानी ट्रेड एक्टिविटीज तेजी से हुई है, जिसका पूरा फायदा भारत की इकोनॉमी पे जाता है। तो इस प्रकार कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, इसका देश के डेवलपमेंट पे, जीडीपी पे और देश की सिक्योरिटी पे कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ये, जो कि आगे आने वाले टाइम में ये दिखेगा। हाँ, लेकिन सरकार जो भी काम करती है इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। सरकार ने फार्म बिल लागू किया था, फार्म बिल लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने फार्म बिल के अगेंस्ट में विरोध भी किया, सरकार ने उसको वापस ले लिया। यानी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव होगा तो उसके लिए विपक्ष जनता बैठी हुई है भाई, जनता उसका विरोध भी करेगी। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो पूरे सिलेबस में इतने ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको करना है। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला, कसम से कहता हूँ लाइव झंगा लाला,
क्योंकि इस नोट्स के अंदर एक्यूरेट आंसर विद फॉर्मेट में फ्लो चार्ट के साथ आपको दिया गया है और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप भूलोगे नहीं और आप लिखते रह जाओगे। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस नोट्स को रीड करके जाना है, क्योंकि समझ लेने के बाद आपको एग्जाम में जाकर लिखना है और लिखने की ताकत आपको ये नोट्स देने वाली है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने पोर्टल ऑन हो जाएगा। आपको जो भी नोट चाहिए, मान लो आपको स्टेट पॉलिटिक्स का नोट चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए और फाइनली बाय नाउ पे क्लिक करके इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। इस नोट्स में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं, और वही आपको लिख कर आना है जो नोट्स में बताया गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू, जैसे आपकी हुई। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहता हूँ हर एक सेमेस्टर में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।